पहली जनवरी के बाद आज फिर से नए रिकॉर्ड बनाते हुए बाजार निफ्टी जहां लाइफ टाइम हाई पर और सेंसेक्स भी कुछ नई ऊंचाइयों छूता हुआ। बैंक निफ्टी और बाकी शेयर भी अच्छा खासा योगदान अपना देते हुए दिख रहे हैं। आईटी दिग्गजों के नतीजों के सीजन की दमदार शुरुआत के बाद बाजारों में रिकॉर्ड लेवल बचा है आखिरी 1.5 घंटा। आइए, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। स्वागत है आप सबका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए, बाजार के एक्शन के लिए जबरदस्त मोमेंटम में आ रहे हैं। वीकेंड से पहले नए रिकॉर्ड्स लगते हुए दिख रहे हैं और आज तो डबल सेलिब्रेशन का दिन है जी। तो नया रिकॉर्ड हो गया। दूसरा, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो कनेक्टिविटी वाइज आज एक नया गिफ्ट हम सबको मिलने वाला है। ये तो सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल लगभग 22 किलोमीटर का बनकर तैयार हो चुका है। आज से इसे देश को समर्पित किया जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। और मुंबई से लेकर नई मुंबई के बीच में और विशेषकर लोनावाला, खंडाला और पुणे की तरफ जाने वाले जितने हमारे मुंबईकर हैं, उनके लिए ये बड़ी सौगात है, क्योंकि ये जो 1.5 से 2 घंटे की यात्रा है वो आराम से 20 मिनट में पूरी हो सकेगी। सिर्फ 20 मिनट्स। और जो कुछ भी आप विंडो बंद करने के बावजूद या तो आसपास की गाड़ियों से घुटन महसूस करते हैं, विंडो खोलने के बाद इतना पोल्यूशन कि आपके दिल्ली के पोल्यूशन को टक्कर दे दे, वहाँ पर आप ठंडी ठंडी कोस्टल रोड की हवाएं लेती हुए समुद्र के बीचों बीच, वाओ, दैट्स लाइक ऐसा एक जो दीप मैंने सबसे पहले जो मैंने अनुभव किया था इस तरह का पुल, वो था सैन फ्रांसिस्को में। हाँ, वहाँ पर गोल्डन गेट ब्रिज वहाँ से एक तरफा, और तब मतलब मैं दंग रह गया। लेकिन तब ये नहीं सोचा कि कभी हिंदुस्तान में भी इतनी बढ़िया इंजीनियरिंग मार्वल्स देखने को मिलेगी। तो मुंबई के लिए जो बांद्रा वाली सी लिंक है, उसके बाद ये एक बड़ा ट्रांस हार्बर लिंक बनता हुआ बड़ी गौरव की बात है देश के लिए भी। एब्सोल्युटली। 3:30 बजे प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। ऑफ कोर्स जी बिजनेस को पूरी कवरेज इसकी मिलेगी। आइए, बाजार पर भी नए हाई बन चुके हैं। अनिल जी, आपसे बाजार पर भी बात करनी है। पहले तो इसकी जो बड़ी बातें वो बताएं सर, फिर बाकी बातें भी करते हैं। बड़ी बात है दीप यही कि बाजार रिकॉर्ड हाइस पर हैं और अब नया इतिहास में जो आंकड़ा दर्ज हो चुका है 21,897, एज गुड एज 21,900 के आसपास निफ्टी बना चुका है नया हाई। और सेंसेक्स ने बनाया है 72,619 का नया हाई। बैंक निफ्टी भी पीछे से ही सही, लेकिन दौड़ तो लगा रहा है, मुझे ज़्यादा पीछे मत छोड़ो, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है टाइप से एकदम। और 47,850 के आसपास का टारगेट छूता हुआ बैंक निफ्टी भी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी तेजी है। 100 पॉइंट ऊपर स्मॉल कैप है, 200 पॉइंट ऊपर मिड कैप है। लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर है आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स 5% की उछाल के साथ 20 महीनों की नई ऊंचाइयों पर है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी नए लाइफ हाई पर पहुंच चुका है। डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट से बढ़कर कितने 65 पॉइंट ऊपर है। और साथ ही साथ यूरोप के बाजारों में देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। वाह वाह, अरे वाह, यूरोप वाले बहुत ही बढ़िया दम लगाकर। फुटसी 1% ऊपर है, कैक 1.25% और डेक्स 1%। वंडरफुल। अगर आपको लग रहा हम बहुत बढ़ गए, जरा यूरोप देख लो, कुछ नहीं बढ़े भाई। यूरोप हमारे से ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल, ये है कमाल। वैसे अनिल जी, 22 जनवरी से पहले 22,000 तो हो ही गया। वो तो कोई सवाल नहीं है। 24 में 24 तो है ही हमारे। 24 में 24 तो है हमारी 100%। 22 से पहले 22 भी हो जाएगा अब तो आराम से। क्या बचा है? 100 पॉइंट ही है अब तो। हाँ, आप बोलो, मंडी करा दें, आज ही करा दो। अब मांग रहे तो फिर एक साथ ऐसा है। वो ज़्यादा सुन लिया ना एनएससी बीएससी वालों ने, तो रात को ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। बोले आज ही चाहिए ना दीप को। नेक्स्ट सैटरडे वैसे ही काम करा रहे हो। 11:55 तक कभी भी करा दूंगा, डेट चेंज नहीं होती है। सोच लेना, बोला 8 बजे 7:30 8 बजे आपका डाउ खुलेगा। डाउ 200 पॉइंट ऊपर खुल गया। लो जी, दीप की इच्छा पूरी कर लो अभी। लो, कर लो। करवाना कल चलेगा, ऐसा नहीं। मंडे वैसे भी नेक्स्ट सैटरडे काम करना है। 20 तारीख। ओहो, ये तो मैं भूल ही गया था। अच्छा खासा तेजी के मामले में दीप कुछ न कुछ ऐसा छोड़ देते हैं। जाने दीजिए, ठीक है। अगले फ्राइडे मूड खराब करेंगे। अभी फिर से ठीक करते हैं। ये वीकेंड वंडरफुल, वेरी नाइस, ऑल इज वेल। या बढ़िया मूड में, सब बढ़िया मूड में। और दीप ऐसा लग रहा है डेटा देखकर, और वो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा कोई लंबा करेक्शन की उम्मीद मत कीजिए। आखिरी 1-1.5 घंटे में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो आ जाए। मज़े की बात देखिए दीप, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ बाजार के लिहाज से, और ये कि
आमतौर पर इस तरह की सिचुएशन में जब आप बड़े दिनों बाद मतलब 1 तारीख को आपने लाइफ हाई बनाया और उस लाइफ हाई को लोग लाइफ हाई नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? अरे वो तो कम वॉल्यूम से बना था, उस दिन तो सारी एफआई पे छुट्टी पे थे, छुट्टी पे आप अकेले खुले थे पूरी दुनिया में, तो ये तो मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो तो पुराना महीने भर बाद आप लाइफ हाई पे आए एक तरह से वापस, करेक्ट। तो महीना भर लगाया, अब महीने भर लाइफ आए तो आपके लिए सबसे बड़ा अभी लेवल क्या है? हाँ, 2 हफ्ते सबसे बड़ा लेवल क्या है बताओ मुझे? बताइए। 22,000। हाँ, करेक्ट। तो कायदे से इस वक्त आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ होना चाहिए? 22,000 नहीं है ना, नहीं है, 22,300 पर। ओ, तो फिर इसका तो मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई साहब, इस वीकली सीरीज में जो अगले गुरुवार को खत्म होने वाले, इसमें ऑलरेडी मार्केट मान के चल रहा है कि 22,000 पार कर लेंगे। मिल गया जवाब, आ गया, डेटा के साथ बस हो गया। आप अच्छा सवाल पूछो, मैं अच्छा जवाब दे दूंगा। आ गया आंसर। तो बिल्कुल, तो ये 22,000 इसी हफ्ते में, इस वीकली सीरीज वाले में होने की तैयारी पूरा। नहीं तो आपके लिए बेस्ट जगह है 22,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रखने की, कोई सवाल ही नहीं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि डेटा के लिहाज से भी, हाँ, एक ही थोड़ी सी चीज़ है दीप, जो इंट्राडे में तो दिक्कत नहीं है। अगर क्लोजिंग हम यहाँ पर होते हैं, पुट कॉल रेशियो आपका 1.52 पर है, ठीक है, तो वो थोड़ा हायर साइड पर है। अगर बंद होते होते पुट कॉल रेशियो ये हायर साइड पे मेंटेन रहता तो थोड़ी समस्या होती है, बट तो फिर आप 22,000 के आसपास जाकर सोमवार को अटकेंगे। लेकिन अगर इंट्राडे में यही रहता है, क्या टेंशन है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं फिर बताता हूँ, लेवल देख के क्या हो जाएगा निफ्टी का, 21,900, 2200 या 22,100। आप अपना स्टॉक देखो ना भाई, पूरे होटल में तो मेनू में बहुत सब कुछ है। आपने जो ऑर्डर किया है वो खाना आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसमें टेस्ट है ही नहीं है, है ना? आपको तो वही खाना है ना, पड़ोसी वाले के अच्छे दिख रहे थे प्लेट में। कॉलेज के जमाने की अरमान, क्यों कॉलेज के जमाने की अलग बात थी, पड़ोस में किसने क्या मंगाया आप देख के देखते थे यार, मेरी प्लेट से इससे होता था ना। हाँ, अब थोड़ी है, अब तो आपको अपने ही खाना है ना, आपने जो ऑर्डर किया वही खाना है। तो आपके पोर्टफोलियो में क्या है वो देखो, वो बढ़ रहा है, खुश रहो। मार्केट ढीला तब भी बढ़ रहा है, मजबूत है तब भी बढ़ रहा है। बस बने रहो, डटे रहो। जो लोग बोले यूफोरिया है, जो लोग बोले बहुत बढ़ गया, मिड कैप स्मॉल कैप में ये हो रहा, याद है ना क्या करना है? सुनना नहीं है, बेचना नहीं है, फोन नंबर ब्लॉक कर देना है 6 महीने के लिए, बस 6 महीने बाद बात करेंगे, बराबर। तब तक तो फिर है ना, अगर आपके यहाँ से भाव 40-50% बढ़ भी गया, 20% करेक्शन पे आ गया, तो कौन सा दुखी है आप? तो कुल मिला के अभी तो तेजी का माहौल है, जब तक है तब तक एंजॉय कीजिए। मंदी होगी तो यहीं होगी, कहीं और नहीं होगी। होगी तो 9:15 से 3:30 के बीच में होगी, उसी वक्त होगी, किसी और वक्त नहीं होगी। होगी तो आपको हमको दोनों को पता चलेगा, बिना बोले नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है मंदी का तो मुझे बता दीजिए, मैं भी सीखूं। सीख ले, सीखने में क्या है, इसलिए डरने का। देखो पैसा पकड़ के ही बनेगा, पैसा होल्ड करने से ही बनेगा। ट्रेडिंग करने से आप कमाई कर सकते हैं, वेल्थ बनाने के लिए होल्ड करके इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब आपको क्या करना है, डिसाइड कीजिए। गॉट इट सर। चलिए, ये है एक्शन आपके लिए, बाजार में कोई परेशानी नहीं है और नए लेवल्स की तरफ हम मूव भी कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कुशल और अरमान के साथ भी इवेंट्स और खबरों के बारे में। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट इवेंट के लिहाज से ऑफकोर्स आज पोस्ट मार्केट 3 दिग्गज निफ्टी की कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। HCL टेक, HDFC लाइफ और विप्रो। भारत का जो दिसंबर महीने का CPI आंकड़ा है वो भी आपके सामने आएगा और साथ ही हमारा ही जो नवंबर महीने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है वो भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट US के लिहाज से दिसंबर महीने का PPI आंकड़ा, इस पर भी फोकस कर चलिए। और कल के दिन में एवेन्यू सुपरमार्ट्स ये अपने नतीजे डिक्लेयर करते हुए दिखेगा। जहाँ तक रविवार का सवाल है, भारत बनाम अफगानिस्तान का दूसरा T20 भी खेला जाएगा। और 15 जनवरी सोमवार नंबर्स के लिहाज से एंजल वन यहाँ पर फोकस रखिए। साथ ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, नेल्को, ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए नजर आएंगी। यही नहीं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जिस तरह से चॉइस इंटरनेशनल, सफारी इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां फोकस में रहेंगी। चॉइस इंटरनेशनल में बोनस शेयर पर विचार किया जाएगा। साथ ही सफारी इंडस्ट्रीज बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार होगा। फीएम इंडस्ट्रीज बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक करेगा और एक्सिस केस टेक्नोलॉजीज भी QIP के इशू प्राइस पर यहाँ पर विचार करते हुए दिखेंगे। सांगी इंडस्ट्रीज, यहाँ पर अंबुजा सीमेंट्स का सांगी इंडस्ट्रीज के लिए ओपन ऑफर भी खुलता हुआ दिखेगा। 29 जनवरी तक ये ओपन ऑफर खुला रहेगा। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर, ये नया IPO आ रहा है बाजार में। सोमवार से 17 जनवरी तक ये IPO खुला रहेगा और ये कुल मिलाकर इशू साइज 1171 करोड़ रुपए का है, पर ये पूरा का पूरा OFS है। रिकॉर्ड डेट के लिहाज से टाटा कॉफी, जो टाटा कंज्यूमर के साथ मर्जर है, इसकी
रिकॉर्ड डेट है 15 तारीख को, और दिसंबर महीने का हमारा WPI आंकड़े पर भी नज़र रखिए, ये भी सोमवार को आएंगे, और यूएस के बाज़ारों में भी छुट्टी रहने वाली है। यूएस के बाज़ारों में एक्सटेंडेड वीकेंड मंडे को छुट्टी रहेगी, तो ध्यान रखिएगा। आज का एक्शन ऑफ कोर्स होगा, बट मंडे को यूएस में छुट्टी रहने वाली है। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरें कौन सी हैं आज की? जी गुड आफ्टरनून। खबरों में सबसे पहले ऑटो स्टॉक्स यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि SIAM का डेटा आता हुआ दिखा है। दिसंबर में घरेलू PV बिक्री 2.86 लाख यूनिट आती हुई दिखी है। घरेलू टू व्हीलर बिक्री यहाँ पर अगर आप बात करें तो वो 10.5 लाख से बढ़कर 12.1 लाख आती हुई दिखी है। वहीं अगर आप मोटरसाइकिल की बिक्री देखें तो वहाँ पर भी बढ़ोतरी दिख रही है, 7.2 लाख से बढ़कर लगभग 7.7 लाख पर आती हुई दिखी है। कई सारे शेयर होल्डिंग अपडेट्स जो आ रहे हैं वहाँ पर अगर आप देखें, लालपात लैब DIs ने Q3 में 0.46% हिस्सेदारी बढ़ाई है। FIs की बात करें तो उन्होंने Q3 में वहाँ पर भी 1.1% हिस्सेदारी बढ़ाई है। लॉरिस लैब यहाँ पर FIs ने Q3 में 1.4% के आसपास यहाँ पर भी हिस्सेदारी बढ़ाई है। उनकी कुल हिस्सेदारी 24% से बढ़कर 25.4% हो गई है। जिंदाल सो DIs ने Q3 में 0.6% हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है। हालांकि FIs ने बात करें तो Q3 में 2.5% हिस्सेदारी घटाई है। और ब्लॉक डील्स के अंत में बात करें तो नाइका 0.9% इक्विटी के सौदे, लगभग 2.64 करोड़ इक्विटी शेयर्स, वेदांता 10 लाख शेयर्स, टाटा स्टील 26 लाख और IRFC लगभग 23 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए सारे का सारा एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार, स्वागत सभी का। लेकिन सबसे पहले बिगुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, PSU बैंक्स में आज एक काफी समय के बाद वापस से ट्रैक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर PNB पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट जो है वो मुझे काफी स्ट्रांग लगता है। सुबह की गेंस को स्टॉक ने होल्ड किया, बैंक निफ्टी में इंट्राडे डिप भी देखने को मिला, बावजूद उसके PNB जो स्ट्रेंथ है उसको होल्ड किया। मेरा मानना है अनिल जी, PNB अपनी जो साइकोलॉजिकल हर्डल है 100 रुपए की, उसको पार करने के लिए तैयार है। तो PNB में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ट्रेडिंग के लिहाज से 97 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं। 103 और 105 रुपए के दो टारगेट्स के लिए PNB में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो यह है आपके लिए PNB। सुबह ही हमने देखा था यहाँ पर एक बढ़िया मूड माहौल मोमेंटम बना था, और उसके बाद बाजार और अच्छे एक्शन में आ रहे हैं। आइए, शरद अवस्थी साहब भी हैं हमारे साथ, और उनसे भी बात करते हैं। सर, IT में ज़बरदस्त मोमेंटम आया है, आपके क्या टेक अवेज रहे हैं सर इन्फी और TCS के नंबर्स देखकर, और क्या फिर ये पूरे सेक्टर के लिए और ऑप्टिमिज्म इस अर्निंग सीजन में एक्सपेक्ट करना चाहिए? जी, मुझे लगता है इस क्वार्टर के कमेंट्री के बाद तो इतना कुछ उन्होंने पॉजिटिव नहीं बोला है, बट ब्रॉडली जो नंबर्स आए हैं, एटलीस्ट मुझे लगता है डाउनफॉल अरेस्ट हो गई है। अब यहाँ से ग्रेजुअली आपको लगातार इंप्रूवमेंट ही देखने मिलनी चाहिए। हम पहले भी यही मान रहे थे कि पोस्ट रिजल्ट कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो रिजल्ट्स में तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये कमेंट्री की टोन आपको आने वाले समय में और पॉजिटिव होती दिखाई देगी। इन्फोसिस के पास डिस्क्रिशनरी स्पेंड का एक ज़्यादा बड़ा हिस्सा है, तो उनको उसका ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए। और वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे लगता है कि इन्फोसिस बेस्ट प्लेस्ड बेट है कंपेयर टू TCS वगैरह, और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी अगर बढ़ती है तो उसमें भी उनको फ़ायदा मिलना चाहिए ज़्यादा। तो हम लगभग 1850 तक के टारगेट इन्फोसिस में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और जहाँ तक पूरे सेक्टर में री रेटिंग की बात है, कुछ पॉकेट्स तो हैं जो काफ़ी स्ट्रांगली री रेट हो गए हैं, खास करके मिड कैप स्पेस में। कोफोर्ज, परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट, इन स्टॉक्स में बहुत एबनॉर्मल एक रैली आई है। तो मुझे लगता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा री रेटिंग की उम्मीद आप ना करें तो कंपैरेटिवली बेटर होगा। बट कुछ स्टॉक्स जो बीटन डाउन है, छोटे नाम में हैप्पीएस्ट माइंड एक स्टॉक दिमाग में आता है, मुझे लगता है वो काफ़ी बीटन डाउन है और वहाँ बहुत कुछ रिकवरी हमने देखी नहीं है। मैस्टेक एम्फेसिस में एक बढ़िया रिकवरी आनी चाहिए। और आपका टेक महिंद्रा में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट चेंजेस की वजह से आपको डील विंस की साइज़ में काफ़ी रैपिड चेंज आने वाले समय में देखने मिलना चाहिए, जैसे जैसे उनका BFSI वर्टिकल ग्रो करता है। तो मुझे लगता है पूरी स्पेस के लिए अक्रॉस द बोर्ड एक व्यू बनाना तो गलत हो जाएगा, बट जो स्टॉक्स अभी तक मूव नहीं किए हैं या बहुत कम चले हैं, मुझे लगता है वहाँ पे स्कोप आपको काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और जिनका डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे ज़्यादा कनेक्शन है या इंटरेस्ट रेट मूवमेंट से ज़्यादा कनेक्शन है, मैस्टेक का बहुत अच्छा कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है आपका इंटरेस्ट रेट मूवमेंट से, एम्फेसिस में बहुत फ़र्क पड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है ये दो स्टॉक्स बहुत अच्छा करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। और लार्ज कैप्स में वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से मुझे लगता है इन्फोसिस टॉप बेट रहनी चाहिए।
और हैप्पीएस्ट माइंड एक सरप्राइज काउंटर हो सकता है छोटे स्टॉक्स में, जहां ग्रोथ आपको परसिस्टेंट, कोफोर्ज या बिरला सॉफ्ट टाइप की। तो ये है आपके लिए आईटी, जहां पर आपको अच्छा एक्शन और मिड कैप आईटी के कुछ स्टॉक्स जो शरद जी के भी रेडार पर हैं। आइए एक सुमित जी के लिए बिल्कुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 109 रुपए, 109 रुपए 10 पैसे। 109.10 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है श्री दिग्विजय सीमेंट। श्री दिग्विजय सीमेंट के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक कंटिन्यूस अपट्रेंड के अंदर में है। पिछले 10-15 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से कंटिन्यूस तेजी दिखाई है और स्टॉक अभी यहां से और ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 104 रुपया, 105 रुपया ये स्टॉक का नीचे में अभी इमीडिएट सपोर्ट है। 104 के स्टॉप लॉस से श्री दिग्विजय सीमेंट में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 115 रुपए का पहला टारगेट, 118 रुपए का दूसरा टारगेट। खरीदारी करें श्री दिग्विजय सीमेंट। श्री दिग्विजय सीमेंट में खरीदारी करने की आपके लिए सलाह आती हुई दिख रही है। एक्शन इस पर भी बनेगा। तो सीमेंट स्टॉक्स एक्चुअली आज थोड़ा एक्शन में दिख भी रहे हैं। बाकी सीमेंट स्टॉक्स में भी आपको एक अच्छा एक्शन आते हुए दिखाया अभी और बाकी स्पेस में भी अच्छा मूव आ रहा है। इस बीच एक दो और स्टॉक्स जहां पर आपको मूव अच्छी बनती हुई दिख रही है। इंडिया सीमेंट्स पर भी रखिएगा नज़र। 2.5% की तेज़ी इस काउंटर में भी आपको अभी अभी बनती हुई दिखी है। हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है, बट मूव अच्छी दिखा रहा है। सुबह से ही थोड़ा बजिंग भी दिख रहा है। कैनरा बैंक यहाँ पर भी आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा है। कैन बैंक एक बार जरा इसके चार्ट पर भी राय लेते हैं। बंसल जी हैं हमारे साथ और उनसे एक बार राय भी ली जाए कैन बैंक के चार्ट में क्या चल रहा है। बंसल जी गुड आफ्टरनून सर। कैनरा बैंक जरा देखें इसका चार्ट एक बार। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु, कैनरा बैंक का चार्ट देखें तो चार्ट पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर मॉर्निंग सेशन में देखने को मिला था। 462 के अराउंड चल रहा है। जिनके पास है 458 के स्टॉप लॉस के साथ दीपांशु बने रहने की राय है। नई खरीदारी नहीं करेंगे, बट जिनके पास है वो बने रहे फॉर अ टारगेट ऑफ 468, 471। यह राय आपके लिए कैनरा बैंक पर आती हुई इस वक्त वाह बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिखा कैनरा बैंक। हमारा इस साल का पिक है, पिक ऑफ द ईयर भी कैनरा बैंक है फ्यूचर्स में। कैनरा बैंक, OFSS आज वो भी अच्छा चल रहा है। ओरेकल फाइनेंशियल, ये दो स्टॉक है और एक आध और भी कुछ था, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, आज तो काफी सारे। हाँ, तो ये साल भर की पिक वाले स्टॉक्स। पतंजलि पहले से अच्छा कर रहा है, GMDC अच्छा कर रहा है। बिल्कुल, तो अच्छे हैं स्टॉक्स, बढ़िया एक्शन में। एंजॉय द लाइफ। ओके, मुंबई के लिए आज है बड़ा दिन और थोड़ी देर में पीएम मोदी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का करेंगे उद्घाटन। क्या है इसकी खासियत, और ये बताने के लिए सीधे इस ट्रांस हार्बर लिंक, जिसका कि नाम रखा गया है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, अटल सेतु ये नाम दिया गया है। हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा हैं अटल सेतु पर और उनसे करते हैं मुलाकात। सुबोध, बस जल्दी उद्घाटन होने की तैयारी है वहां पर? जी सर, बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। अभी कुछ ही देर बाद अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ नज़ारा यहाँ पर कि जो मैं इस समय नवी मुंबई जहाँ पर ये जो ब्रिज है उसका एग्जिट है और यहाँ से ही, इसी ब्रिज के ऊपर से ही मोदी जी का जो है रोड शो होगा और यहाँ से ही वो एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। आपको मैं बताऊँ, ये जो ब्रिज है तकरीबन अपने देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है, करीब 22 किलोमीटर का है। खास बात यह रहेगी कि जो भी साउथ मुंबई और मुंबई के लोगों को अगर एयरपोर्ट जाना है तो अब इस ब्रिज के बनने के बाद, अब जैसे ही ये एयरपोर्ट नवी मुंबई का शुरू होगा तो सबसे आसान होगा एयरपोर्ट जाना, क्योंकि यहाँ से महज 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे ही नवी मुंबई का एयरपोर्ट है, जहाँ पर अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी अभी आकर के अभी घोषणा करने वाले हैं और कई सारी योजनाओं की भी यहाँ पर घोषणा करने वाले हैं। ये ब्रिज अभी थोड़ी देर में ही आप देखेंगे, बहुत ही बड़ा यहाँ पे रोड शो होने वाला है। यहाँ पे हम लोग किनारे खड़े हुए हैं और यहाँ पर जिस तरह से ये ब्रिज चालू होगा, मात्र 15 मिनट में 22 किलोमीटर का सफ़र इस ब्रिज के जरिए तय किया जा सकेगा। जी, तो बहुत पैसे भी लगेंगे या मुफ्त में? जी बिल्कुल, पैसे तो लगेंगे, पैसे लगेंगे। कितने? यहाँ पर जो टोल है वो 250 रुपये रखा है। हालांकि MMRDA ने 5 रुपए का प्रपोज किया, लेकिन फिर इसको 250 रुपए कर दिया है एक तरफ के लिए।
और अगर दोनों तरफ आना जाना हो तो 375 रुपये, 450, हाँ। 450 रुपये में थोड़ा कंसेशन है, बढ़िया। थोड़ा concession। लेकिन ये बताइए कि वैसे देखने में अगर आप थोड़ा कंपेयर करें कि बैंड्रा वर्ली सीलिंग हमने जो देखा है उसके मुकाबले में किस तरह का दिख रहा है ये? बहुत बढ़िया है। आपको मैं बताऊं कि ज़बरदस्त हाईटेक है, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पहली बार देश में यूज़ की गई हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पर ध्यान ये दिया गया है जो डीप सी है उसकी जो इकोसिस्टम है उसको बिना डिस्टर्ब किए जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, तकरीबन 10 देशों के एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और उसके चलते यहाँ पर इस तरह का ब्रिज और काफ़ी अगर बोला जाए 22 किलोमीटर लंबा इतना बड़ा ब्रिज जो 2017 में शुरू हुआ और अभी कंप्लीट होकर के पब्लिक को मिल रहा है तो अपने आप में काफी बड़ी बात है। करीब 20,000 करोड़ की लागत से बना ये ब्रिज है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ से आने जाने में अगर यहाँ पर जो हाईटेक कैमराज रखे गए, मतलब वो कैमराज ऐसे हैं जो अलग अलग सीजन में भी काम करेंगे और कहीं पर भी अगर कोई रुकता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको तुरंत कैप्चर करके कंट्रोल रूम को बताएंगे और इस वजह से यहाँ पर कोशिश की गई है कि लोगों में जो एक्सीडेंट की संभावना कम से कम हो। वहीं एक चीज़ और भी है सर, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो विजुअल बैरियर भी रखे गए हैं ताकि लोगों का ध्यान ना भटके और डायरेक्ट चले। और आपको मैं बताऊँ कि मैं थोड़े दिन पहले यहाँ गया था, बड़ा खूबसूरत है। लेफ्ट साइड का जो एलिफेंटा की तरफ का एलिफेंटा साफ दिखता है, समंदर दिखता है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ऑफिस आएंगे वापस या वहीं रहेंगे आज? जी आऊंगा और ब्रिज से होते हुए आऊंगा। चलिए बढ़िया, एंजॉय द ड्राइव और मजे करिए और देखिए। और वाकई में हम तो यहाँ से दूर से ही देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन अब सुबह तो वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा एंजॉय मैं आपको भी करवा देता हूँ। एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, इससे आपको असली नज़ारा देखने को मिलेगा। जो कुछ सुबोध ने कहा और जो कुछ आपने इस वीडियो में देखा उसके बाद आशीष के मन में भी कुछ कहने का मन है। और आशीष ये बता रहे कि अब नई मुंबई में आप प्रॉपर्टी खरीद लीजिए क्योंकि दाम वहां पर तेजी से बढ़ने वाले। क्यों और कैसे, आशीष बताइए। सर बहुत अच्छे खासे दाम बढ़ रहे हैं, मेरे को तो रिपोर्ट पे भरोसा नहीं हो रहा है। 3 साल में 50-60% बढ़ सकते हैं वहाँ पर। पहले बताते 3 साल पहले। जी क्या क्या हो रहा है सर? काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। ये सीलिंग तो हमने देख ही लिया, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो इस साल के अंत में या फिर 2025 की शुरुआत में बहुत से बहुत जो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी शुरू हो जाएगा और ये बहुत टाइम से अवेटेड हैं। जितने भी बिल्डर्स हैं सबके लिए देखिए काफ़ी सुनहरा मौका होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो नवी मुंबई मेट्रो ये फेज़ 1 हो चुकी है शुरू, यहाँ पर फेज़ 2, 3, 4 मार्च 2024 से शुरू होने की उम्मीद है। तो कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ती जा रही है। अब सी वो जोरान रेलवे लाइन 20 साल पुराना प्रोजेक्ट है, ये भी ऑन ट्रैक है। ये भी जो कंप्लीशन एक बार हो जाएगा तो उसके बाद जो कनेक्टिविटी है ये इतनी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और वैसे भी अगर आप देखें तो सिर्फ एक कनेक्टिविटी की थोड़ी सी दिक्कत है नवी मुंबई और मुंबई के बीच में, ये सॉल्व हो जाती है तो काफ़ी हिसाब से अगर आप देखें तो मुंबई के सबब से ज़्यादा बेटर नवी मुंबई नज़र आता है। और भी साथ में देखें तो जो आसपास के एरिया, मिसाल के तौर पर आप खारगर, बेलापुर, तलोजा, पनवेल, उरन, ये सब जगहें, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आप प्रॉपर्टी में बस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी जहाँ पर औसत कीमतें 5,000 से 10,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के आसपास चल रही हैं, रिपोर्ट्स का अनुमान है कि अगले 3 साल में यहाँ पर आपको 50 से 60% की बड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। ओहो, 50% 3 साल में बढ़कर 50% और बढ़ने की तैयारी में, ये है बड़ा उछाल। कोविड टाइम में अगर किसी ने ले लिया होता तो उस समय इतने बड़े डिस्काउंट पे चल रहे थे। तब तो ऐसे अनाप शनाप औने पौने दामों में मिल रहे थे जो मतलब अगर कोई मतलब वो बायर्स मार्केट था। आपने जो भाव बोले उसमें मतलब सेलर भी ऐसे सोचता है ये पहले, इससे पहले कि फिर जाए दे दो इसको जल्दी से, वैसा हाल है ना। सही हाल था, आ ही जाता। बोले कल वापस आएगा नहीं आएगा भरोसा नहीं। और स्टैम्प ड्यूटी भी 2%। ध्यान है मुझे, 1-2 बिल्डर थे यहाँ पे वो यही बोलते थे, बोले हमने बिल्कुल सेल्स टीम को साफ बोल रखा है जो आदमी आ गया कस्टमर एक बार उसको दिए बगैर जाने मत देना, हाथ से निकले नहीं। मतलब चिपका ही देना फ्लैट जो भी ले, वैसा हाल था। और अब देखो मतलब वही वाला पुराना हाल आ गया। 2008 के टाइम पे ऐसा होता था, इस हफ्ते आपने नहीं बुक कराया अगले हफ्ते 100 रुपये ऊपर भाव, और ऊपर भाव, बिल्कुल 200 रुपये ऊपर, वैसा हाल है। हर हफ्ते भाव बढ़ जाते थे प्रॉपर्टी के, अब आजकल वापस वही होते हुए दिख रहा है। चलिए ये है, बहुत कुछ एक्शन इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। कुणाल जी भी आ चुके हैं और
कुणाल जी अपने साथ सेठी साहब को भी ला चुके हैं। दोनों ही आज लाइव दर्शन देने के लिए हैं तैयार। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। तो सेठी साहब आ ही गए तो सेठी साहब से जरा एक बार पूछा जाए, सेठी साहब कहाँ हैं? हाँ, अच्छा, करने वाले हैं यात्रा आप अटल सेतु की? अरे बिल्कुल अच्छी, मेरा तो प्रोग्राम है कल सुबह ही, एक्चुअली अगर अलाउड होगा तो कल सुबह ही, सैटरडे मॉर्निंग है तो जाने का प्रोग्राम है। तो बहुत ही अच्छे वीडियोस देख के ऐसे लग रहा है। और अरे जी वहाँ पनवेल में कुछ अपना कुछ है भी, वहाँ पे जाना आना रहता है, तो अब जाके आएंगे। ऐसे 1.5-2 घंटा लगता है, तो ये 22 मिनट में पहुंच जाएंगे। मतलब यहाँ से पहले दूर से अखरी से सिवरी जाना है, वही कितना टाइम लगता है वो एक अलग बात है, बट एक बार सिवरी पहुंच जाएंगे तो वहाँ से 22 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो डेफिनेटली बहुत ही उत्साहित हूँ। इस फ्लाईओवर पे चढ़ना है अनिल जी, कल या परसों में जाएंगे। उसके लिए भी कोशिश जारी है आपके जुहू से लेकर यहाँ आगे तक वर्ली और मरीन ड्राइव तक कोस्टल रोड का काम भी बड़े जोर से, मैंने सुना कोस्टल रोड का काम भी लगभग कंप्लीट होना है। फर्स्ट फेज खुलने को तैयार है। पहला फेज वो भी खुलने को तैयार है। तो ऐसा नहीं कि बाद में साउथ बॉम्बे वालों को ही लाइफ एंजॉय करने को मिलेगा कि भाई निकले यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट नए वाले पे पहुँच गए। सबब में रहने वाले लोग भी इस कोस्टल रोड के लिए यहाँ तक आकर फिर यहाँ से फिर आगे निकलने की कोशिश करें। कुणाल जी आप हाथ खड़ा करो मत बीच में। हाँ, आपको क्या लेन देना, आप दिल्ली वाले इधर क्या मतलब क्या आपका, बताइए। अनिल जी मैं यही कहने जा रहा हूँ। हाँ क्या? अनिल जी मैं यही कहने जा रहा हूँ, इतनी रोड्स बना रहे हैं अनिल जी, एक रोड डायरेक्ट दिल्ली टू मुंबई बनवा दीजिए। हाँ हाँ, जिससे सवेरे अनिल जी मैं और राकेश जी यहाँ पे तैयार होकर गाड़ी में बैठे, सीधा मुंबई के स्टूडियो में पहुंचे, शो करें आपके साथ, वापस रात में दिल्ली आ जाए अनिल जी। सीधा सीधा बोल नहीं, मना कर रहे हैं सेठी साहब, मना कर रहे हैं जी सेठी साहब। नहीं अनिल जी, बन रही है ना ऐसी रोड ऑलरेडी, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे बन गया, आधा उसका काम हो गया। मैं अभी उस पर जाके आया हूँ अनिल जी, मुंबई दिल्ली से जयपुर। हाँ वो मुंबई बन रहा है ना, बॉम्बे से दिल्ली के बीच में। वो समृद्धि महामार्ग जो बना उसको जोड़ेंगे शायद, है ना, वही ना? हाँ बन रहा है जी। बंसल जी। अनिल जी मैं भी कुणाल जी को यही अपडेट दे रहा था कि बन रहा है अनिल जी वो, और इनको नॉलेज नहीं अनिल जी, मार्केट के बियॉन्ड भी देखे। और अनिल जी एक अपडेट सुमित जी के लिए भी है। हाँ। वो आपके रिपोर्टर ने बोला है वहां पर अगर उतर के फोटो वोटो खींचेंगे तो कैमरा खींच लेगा और चालान भेजेगा, मतलब कि अलाउड नहीं है। तो सुमित जी फोटो खींच के लेट आके मत बोलना कि गाड़ी पंचर हो गई है, कुछ हो गया। वहां पर अटल सेतु में वो सेल्फी वेल्फी खींचना मना है, अभी सुना है मैंने। तो मतलब बंसल जी मतलब कहाँ की चीज निकाल रहे हैं। बंसल जी हमारे यहाँ का फ्लाईओवर बना है, हमारे यहाँ का ब्रिज बना है, आपने पहले पता भी लगा लिया कि यहाँ उतर के फोटो नहीं ले सकते, हमको पता ही नहीं। बंसल जी हमेशा ये आपका जो चैनल चेक है वाकई में आप जाके करते हो, ऐसे दूर से पता लगा लेते हो बैठ के, जैसे अभी मुंबई का आपने दिल्ली से पता लगा अनिल जी ये तो अभी बताया ना अनिल जी, ये तो अभी आपने अनिल जी वो जो रिपोर्टर थे जो शाम को घर भी आएंगे अपने, उन्होंने ऑन एयर बताया अनिल जी ये सेल्फी अलाउड नहीं है बिटवीन द लाइंस अनिल जी। ओके, वैसे मुझे पता चला कि बाइक पर जितने स्टंट बाज हैं उनके लिए बंद है, नो एंट्री। 3 व्हीलर्स के लिए बंद है, सिर्फ कारें और बड़ी गाड़ियां 4 व्हीलर्स वही अलाउड है। ओके, हैव फन, एंजॉय। 21,900 के दर्शन कीजिए। सेठी साहब और कुणाल जी के स्वागत है। अच्छा सुमित जी की विशेष टिप्पणी आ रही है जी। सुमित जी। नहीं अनिल जी, अब फोटो तो खिंचवा ही नहीं सकता वहां पे, जब बंसल जी ना बोल रहे हैं तो सिर्फ खाली गाड़ी का चक्कर लेके मार के आऊंगा बस, और तो क्या करूंगा। हाँ नहीं बढ़िया है, थोड़ा वो है ना गाड़ी में वो रूफ वाला अपना सनरूफ खोल के खड़े हो जाना और उसी में एंजॉय कर लेना, ठीक है। और बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब आपके लिए लेवल्स थोड़े और ऊपर के आते हुए दिख रहे हैं। बधाई हो अनिल जी, 21,900 आ गया। 21,900 की बधाइयाँ बिल्कुल मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, आप भी स्वीकार करें। और बढ़ते आगे सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक की पहली बिगुल। सेठी साहब बनाए सर। बिल्कुल अनिल जी, लाइफ हाई पे बाजार है तो उसकी बधाई आपको, हम सबको इसकी बधाई, और भारत के जितने निवेशक हैं सबको इसकी बधाई। और ये नए हाइस तो रोज लगते रहेंगे अनिल जी, आते रहेंगे ये हाइस। अनिल जी आज का जो मेरा पहला स्टॉक है आपका भी एक पसंदीदा स्टॉक है, आपने भी मुझे याद आता है रिकमेंड किया हुआ है बहुत ही इम्फेटिकली। स्टॉक का नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, जो अभी 1820 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है।
पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 1925 के, स्टॉप लॉस रखना है 1780 रुपए का। एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी ड्रिवन ब्रोकिंग कंपनी है जो कि इक्विटीज, करेंसीज, कमोडिटीज सब सेगमेंट में है, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी है और मर्चेंट बैंकिंग और इंश्योरेंस का भी काम करती है। और इन्होंने एक बहुत ही साइजेबल मार्केट ऑप्शंस ट्रेडिंग का इनका है, एक बहुत इक्विटीज और करेंसीज में। और जिस तरह से हम ऑप्शंस में काम देख रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ मुझे लगता है ये कंपनी आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में करेगी। और अल्गो ट्रेडिंग में भी एक लीडिंग कंपनी है और इनका एक नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया, यू ट्रेड अल्गो, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। तो वो भी एक पॉपुलर प्रोडक्ट है और उससे भी काफी अच्छा ट्रैक्शन आने वाले दिनों में देखने को मिलना चाहिए। फिर पैन इंडिया प्रेजेंट है, अराउंड 850 प्लस इनके ब्रांचेस है। फिर सिंगापुर में भी एक्सपेंशन की इनकी तैयारी है। और इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए भी इन्होंने एक पॉलिसी स्क्वायर नाम का इनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है ये कंपनी जिस तरह के बाजार है और जिस तरह से हम इक्विटी मार्केट्स में इंटरेस्ट देख रहे हैं लोगों का, जो हमारे नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स भी आज 13-14 करोड़ हो गए हैं फ्रॉम 3 करोड़ ओनली इन द लास्ट 3 इयर्स। मुझे लगता है ट्रिमेंडस ग्रोथ के लिए तैयार है ये कंपनी और फंडामेंटली भी बहुत ही सॉलिड कंपनी है। सितंबर तिमाही बहुत जबरदस्त थी, 112 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 72 करोड़ का पैट था इस सितंबर तिमाही में। और अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटीज 32%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 47%। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करना चाहिए और इस तिमाही के नतीजे भी बहुत अच्छे होने चाहिए। तो खरीदारी करने की सलाह शेयर इंडिया सिक्योरिटीज फॉर अ टारगेट ऑफ 1925, स्टॉप लॉस ऑफ 1780। बिल्कुल, और अनिल जी के भी रेडार पर है ये स्टॉक। अनिल जी आपसे अपडेट भी लूंगा, उससे पहले एक बार HDFC लाइफ में हाईलाइट करना चाहूंगा क्योंकि इसके नंबर्स आ चुके हैं। मुनाफा 315 करोड़ से बढ़कर 365 करोड़ पर आया है। हमारा अनुमान 346 करोड़ का था, तो अनुमान से बेहतर आया है, 20 करोड़ ज़्यादा अनुमान से आपको ये मुनाफे का आंकड़ा आते हुए दिख रहा है। नेट प्रीमियम इनकम यहाँ पर आप देख रहे हैं 15,235 करोड़ की आई है, ये अनुमान से कम है क्योंकि हमारा अनुमान 16,435 करोड़ का था, तो अनुमान से काफ़ी कम आई है इनकी नेट प्रीमियम इनकम। बट नॉनदलेस जो इनका मुनाफा है वो अनुमान से थोड़ा बेहतर आते हुए दिखा है। सॉल्वेंसी रेशियो 194% से घटकर 190% का हो गया है। हमारा अनुमान 198% का था, तो थोड़ा अनुमान से कम आपके लिए सॉल्वेंसी रेशियो भी इसका आते हुए दिख रहा है। तो फर्स्ट कट थोड़े मिले जुले नंबर्स दिख रहे हैं जहां तक HDFC लाइफ का सवाल है। स्टॉक भी इस समय कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, ऑलमोस्ट उसी लेवल पर है। देखते हैं जैसे जैसे और नंबर्स आते हैं अगर स्टॉक में थोड़ा एक्शन होता है कि नहीं। फिलहाल एकदम फ्लैट आपको HDFC लाइफ दिख रहा है। बट अनिल जी, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज जबरदस्त आउट परफॉर्मर रहा है। 3 महीने पहले आपकी रिकमेंडेशन थी, 5 अक्टूबर को रिकमेंड किया था, 1290 के आसपास था, वहां से देखिए 43% की रैली 3 महीने में स्टॉक दिखा चुका है। बिल्कुल, 3 महीने में लगभग आधा बढ़ जाओ, 50% के आसपास। मुझे लगता है अभी भी होल्ड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। 1850 के आसपास से हमने 1288 यानी कि 1300 मान लीजिए, 1300 से 500, 550, 600 रुपये का रनअप हो चुका है। और मैं कहूँगा कि अगर आप टारगेट के हिसाब से चलना चाहते हैं तो मिनिमम 2200 रुपये का टारगेट रखें, मिनिमम। ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म है, आपका व्यू 2 साल का है, तो 3000 का टारगेट लेकर चलें और कम से कम इसको 2 साल के लिए होल्ड करें अपने पोर्टफोलियो में। मैं रिवाइज करके बता रहा हूँ, 2 साल के लिए पोर्टफोलियो को में होल्ड करें, 3000 के टारगेट रखें और इस साल के लिए 2200 रुपये के आसपास के मिनिमम टारगेट लेकर चले। अभी भी होल्ड करें टारगेट, क्योंकि जल्दी आगे 45% बढ़ने में इसने समय नहीं लगाया, 3 महीने में बढ़ गया। अच्छा हुआ कि सही वक्त पर पकड़ में आया कि स्टॉक बढ़िया एक्शन में आने वाला है, लेकिन इसको जल्दी से बेची मत। जल्दी से बेचना बिल्कुल भी। सेठी साहब तो पहली बार रिकमेंड किया है, सेठी साहब तो बुलिश हुए हैं सेठी साहब, अभी तो रेडार पर आए उनके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो खरीदारी करने की राय है, यहाँ पर खरीदना चाहिए ही। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। आइए, सेठी साहब तो हमारे साथ शो में जुड़े हुए हैं, तो उनकी दूसरी कॉल भी थोड़ी देर में लेंगे। उससे पहले अनिल जी की स्ट्रैटेजी लेते हैं। सब ठीक है अनिल जी, 50 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, नास्डैक फ्यूचर्स एकदम फ्लैट है। यूरोप के बाजार में अच्छी तेजी बनी हुई है। कच्चा तेल आज थोड़ा रिबाउंड के मूड में है, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है। बट उसके सामने रुपया देखिए 11 पैसे का पुल बैक रुपए में भी दिख रहा है, तो अच्छा एक्शन करेंसी में बना हुआ है। क्या करना है सर? तेजी दिन के हाई पर बंद होंगे दीप बाजार, क्योंकि एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको डेटा बताना चाहता हूँ वो ये कि 21,800 के नीचे अब आप बंद होंगे नहीं आज, क्योंकि बेस आपका 100 पॉइंट नीचे ही है। यहाँ पर 1 करोड़ शेयर है आपके लिए ओपन इंटरेस्ट में। मजे की बात देखिए दीप जी, वीकली सीरीज की शुरुआत आज हुई है। आमतौर पर फ्राइडे को वीकली सीरीज की शुरुआत में पोजीशन बनती नहीं है, नहीं बनती है। निफ्टी का पुट में 1 करोड़ शेयर बन गए, 1 करोड़ अभी से सोचो। और जैसा मैंने कहा कि 22,000 पे जाके आपका अटकना चाहिए, नहीं अटका।
सीधा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है? 22,300 पर। मतलब मैं अब आपको एक चीज़ बहुत सीरियसली बताना चाह रहा हूँ, अगले 4 ट्रेडिंग सेशन में धमाल होगी, धमाल होगी। हाँ, क्यों होगी बताता हूँ। पुट कॉल रेशियो 1.52 देखकर अगर आपको लगे कि बहुत ओवरबॉट होने के नज़दीक है, ये तो यार मामला ठीक नहीं, तो डरिए मत। उसका रीज़न बता दूँ कि कॉल राइटर्स कोई खास है नहीं जिसको पार करने में मुश्किल आए। क्या होता है, अगर कॉल राइटर किसी बड़ी जगह पर, जैसे 22,000 का मनोवैज्ञानिक बड़ा लेवल है, 22,000 वो चर्चाएँ होती है, ठीक है, पहली बार आप उसके नज़दीक जा रहे हैं किसिंग डिस्टेंस पर, और वहाँ पर अगर पुट कॉल रेशियो हाई है और बड़ा कॉल राइटर बैठा है, पार करने में पसीना आता है, वहाँ रुकता है। अब यहाँ पे 22,000 पे कितना कॉल राइटर है? 44 लाख। इधर 22,300 मतलब आधा भी नहीं है। 22,100 पे 37 लाख, 22,200 45 लाख, यानी पोजीशन है ही नहीं दीप ज़्यादा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 22,300 पर भी 58 लाख शेयरों का है। इसका मतलब क्लियर करते हैं कि ज़्यादा पोजीशन शॉर्ट साइड पे है नहीं जिसको पार करने में मुश्किल आए, ठीक है ना, कि तेजी करने वाले को उसको पार करना। सो आई थिंक ये 22,000 नहीं, इसके ऊपर जाकर रुकेगा। 22,000 के पास नहीं पहुंचेगा, उससे थोड़ा और ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर जब आपके दिमाग में 22,000 बैठा तो वो 22 नहीं होगा, या तो 22 से कम ही होगा या 22 से ज़्यादा ही होना है। सो 22 से ज़्यादा होने की चांस ज़्यादा है, ये डेटा बता रहे हैं। पहली चीज़ तो आप तेजी की पोजीशन जो भी है बनाए रखें। अगर आपको डर लगता है तो 21,800 का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए, जरूरत नहीं है। तो देखो 21,900 बात करते करते 20 पॉइंट और चल गया, दौड़ रहा है सर। दौड़ेगा, दौड़ना ही पड़ेगा इसको, दौड़ना ही। क्या करोगे आप? माल खाली है सबके पास, कौन है सेलर? बचे ही नहीं कोई। हमारा रिटेल तो बेचेगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, न म्यूचुअल फंड में से रिडीम करेगा, न अपने पोर्टफोलियो का शेयर बेचेगा। हम बेचने नहीं देंगे, क्यों बेचना है भाई? करेक्ट। हाँ, अगर जरूरत है पैसे की, कोई कंपनी खराब हो रही है, अनाप शनाप वैल्यूएशन हो गया, तो बेचे, समझ में आता है। देयर शुड बी सम स्ट्रॉन्ग रीजन टू सेल। जब कई बार आप सोचते हैं ना शेयर खरीदने के पहले बोलो स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए, क्यों खरीदूं, तो अब ये सवाल पूछो, क्यों बेचूं? क्योंकि ज्यादा पैसा बन गया इसलिए? क्यों? ऊपर से जब 90% घट जाता तब बेचते थे, और तब और लेते थे नहीं ना। पकड़ के रखो, पहली चीज। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का पोर्टफोलियो रेशियो अभी भी बहुत कंफर्टेबल है, 120 पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी के डेटा दी ऐसा है मामला कि अभी भी यहाँ पर मामला ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से 47,500 अब आपके लिए बेस हो गया। आज उसके नीचे आप बंद नहीं होंगे। क्यों? 47,500 के पुट पे 36 लाख शेयर है, 48,000 पर हार्डली कोई रुकावट है। यहाँ भी देखिए 48,000 पे 24 लाख शेयर छोटा है, पार करने में मुश्किल नहीं आएगी। 48,500 15 लाख है, तो कॉल राइटर है ही नहीं, गायब है। कॉल राइटर आएगा तो मंडे आएगा, आज तो है नहीं, और अब बचे हुए समय में आने वाला भी नहीं। सो आई थिंक 48,000 आज ही कर दे तो बड़ी बात नहीं है, आज ही 48,000 कर दे, क्योंकि ये पीछे बहुत पीछे चल रहा है, तो इसको लग भी तो लेफ्ट आउट फीलिंग तो आ ही रही है। सरकारी बैंकों को तो ज़बरदस्त आगे। सो आई थिंक तेजी के रुझान के साथ बने रहें, डटे रहें, टिके रहें, कोई दिक्कत की नहीं बात है। कोई आखिरी 10-15 मिनट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 3-3:15 बजे तक तो निफ्टी में ट्रेंड ऊपर की तरफ का, डे हाई की तरफ का बना हुआ है और रहेगा। गॉट इट। चलिए, ये है आपके लिए इस समय का एक्शन, डेज हाई की तरफ ट्रेंड बना हुआ है। स्टॉक्स में भी भरपूर एक्शन आ रहा है। आईटी इंडेक्स अब आपका 5% ऊपर है, करीब 3.5 साल की सबसे बड़ी इंट्रा डे मूव आपको यहाँ पर आती हुई दिख रही है, तो बहुत ही बढ़िया एक्शन यहाँ पर बना हुआ है। विश्वेश जी के पास चलते हैं, उनकी तरफ से एक कॉल आ रहा है। विश्वेश के विशेष बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। ये आईटी में से ही पिक किया है स्टॉक, ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा चल गया है, लेकिन जैसा अनिल जी ने कहा वैसा माल किसी के पास है नहीं। तो स्टॉक का नाम है OFSS, अभी 4630 के आसपास चल रहा है। FNO का स्टॉक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये चला ही नहीं। अगर FNO बास्केट का IT का आप वैल्यूएशन देखोगे IT स्टॉक का, तो सबसे चीपेस्ट स्टॉक है, मतलब महज 22 के पी पे मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि IT बास्केट में अब फंड मैनेजर वो सर्च करेंगे कि चीपेस्ट क्या। मैं सुबह एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो जनाब भी यही कह रहे थे कि IT में कमेंट्री जो है वो अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत बड़ा स्टैंड नहीं हुआ ना, वी आर स्टिल अंडरवेट। तो अगर मैं IT में लेफ्ट आउट फील कर रहा हूँ तो मैं क्या बाय करूँगा? सबसे चीपेस्ट स्टॉक। तो यहाँ पे FNO में ना लेके इसको कैश में लेना चाहिए, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ा लंबा लगेगा, 4450, 200 रुपये का। उसके सामने पहला टारगेट ही यहाँ पे 5,000 के आसपास का होना चाहिए, और जिस हिसाब से बहुत अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन में से निकल रहा है, मुझे लगता है 48-50 तो शायद मंडे के सेशन तक देखने मिलना चाहिए। तो OFSS में खरीदारी करने की राय है। 4450 का स्टॉप लॉस है, 5,000 का टारगेट है, कैश में लेना दैट वुड बी प्रेफर्ड।
कैश में लीजिए, ये आपके लिए राय आ रही है। बाय द वे अनिल जी के भी रेडार का काउंटर है ये, पहले भी सर के रेडार पर आया था और उसके बाद भी आपको एक्शन दिखा है। पिक ऑफ द ईयर में भी अनिल जी ने बात करी थी 5,350, 5,850 और फिर 6,500 तक के अनिल जी के लॉन्ग टर्म टारगेट हैं। फिलहाल थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर डिलीवरी लेकर अगर आप ट्रेड लें, 5,000 के टारगेट आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से भी आ रहे हैं। तो ओरेकल फाइनेंस यहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मोमेंटम तेजी का जारी है, बाय का मूव भी देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भी भाव चल रहा है 135 रुपया, 135 रुपया 10 पैसा, 135 का भी भाव है। स्टॉक का नाम है आईओसी। आईओसी के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है, स्टॉक कंटिन्यूस अपट्रेंड के अंदर में है। स्टॉक अभी यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। रिसेंट की हाई के पास स्टॉक अभी आ चुका है। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से जल्दी एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा, जिसमें पहला टारगेट 140 रुपए का होगा, दूसरा टारगेट 142 रुपए का होगा। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट में स्टॉक 150 रुपए का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 132, 133 के पास है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस भी बढ़िया है। 132 के स्टॉप लॉस से आईओसी में खरीदारी करें। इमीडिएट टारगेट 140 और 142 के, फिर पोजिशन टारगेट 150 प्लस के आईओसी में देखने को मिल सकता है। 150 प्लस के टारगेट के लिए आईओसी में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय सुमित जी की तरफ से। स्टॉक में भी एक्शन आ सकता है। चार्ट कॉर्नर चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास। बताएं सर। दीपांशु, बैंकिंग अच्छा लग रहा है और बैंकिंग में अच्छा लग रहा है कोटक महिंद्रा बैंक को देखें तो पिछली जो रैली शुरू हुई थी वहीं पर रैली के बाद, करेक्शन के बाद वहीं सपोर्ट लिया है, डबल बॉटम लगा हुआ है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ ऑन लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, इंट्राडे चार्ट्स अगर कोटक के देखे जाएं तो स्टॉक के लिए एक बड़ा सपोर्ट है 1825 के आसपास। बिल्कुल उन स्तरों तक ये स्टॉक नीचे आया, उसके बाद इंट्राडे चार्ट्स पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो कोटक महिंद्रा बैंक पर हमारी खरीदारी की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस आपको 1825 जो कि सपोर्ट का स्तर है वहां रखना है। तो 1825 के स्टॉप लॉस से बाय करें कोटक महिंद्रा बैंक। पहला टारगेट होगा 1870 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1895 रुपए का। तो 1870, 1895 के टारगेट के लिए कोटक महिंद्रा बैंक पे खरीदारी की राय है। बिल्कुल, अब दिग्गज बैंक्स भी आपके रेडार पर आ रहे हैं। पीएसयू बैंक्स तो सुबह से ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अब प्राइवेट बैंक्स पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कोटक बैंक, इस पर करके चलें आप खरीदारी। आइए, एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। बिगुल BTS डबल टी। गुड आफ्टरनून सुदीप जी, बताएं सर। नमस्कार दीपांशु, स्टॉक जो रडार पे आया है वो है पंजाब नेशनल बैंक PNB। हमने देखा है कि सुबह से PSU बैंक में एक अच्छी चाल हम देख पा रहे हैं और निफ्टी PSU बैंक में भी एक नए हाई की तरफ दौड़ लगाई है। तो यहाँ पे PNB में पिछले जो 4-5 दिन का जो एक माइनर करेक्शन, हम जो कंसोलिडेशन देख रहे थे ऊपरी स्तर पे, तो वहां पे आज ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है और वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है और ओपन इंटरेस्ट पे भी लॉन्ग साइड पे इजाफा हो रहा है। मुझे लग रहा है ये मौजूदा भाव से लिया जा सकता है 95 के स्टॉप लॉस के साथ 104 के टारगेट के लिए। 104 के टारगेट के लिए PNB में करें खरीदारी। सुबह से ही ये काउंटर काफी एक्टिव हो रहा था। PSU बैंक्स में अच्छा एक्शन भी आ रहा है। 103, 105 के टारगेट अभी शो की शुरुआत में हिमांशु जी ने भी दिए थे PNB पर, और सुदीप जी को भी यहाँ पर अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, तो इस पर रखेंगे नजर। आइए सेठी साहब के पास वापस चलते हैं। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। एक स्टॉक तो हमने ले लिया था, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। दूसरा स्टॉक जानते हैं सर के साथ। बताएं सेठी साहब। बिल्कुल दीपांशु, जो मेरा आज का दूसरा स्टॉक है वो उसी सेक्टर से है जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। भारत में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, जो आज एक वर्ल्ड क्लास सी ब्रिज का उद्घाटन होने जा रहा है, तो मैंने आज यहाँ से पिक किया है दिलीप बिल्डकॉन को, जो अभी 405 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है जो मेनली EPC कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, रोड्स, हाईवेज, फिर मेट्रो, इरिगेशन और माइनिंग, इन सब सेगमेंट को कैटर करती है। एक बहुत ही सॉलिड ऑर्डर बुक है, करीबन 30,000 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक है
और कंपनी ने अभी तक 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा के रोड प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और कंपनी के पास 50 से ज़्यादा BOT प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। और हाल ही में मतलब 2-3 दिन पहले ये खबरों में भी था जब REC ने दिलीप बिल्डकॉन और GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा इन दोनों के साथ एक 16,000 करोड़ का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो एक बड़ा ऑर्डर, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वो भी था। और बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और अच्छी खासी FIIs DIIs की हिस्सेदारी है जिसमें HDFC प्रोमिनेंट है। इसके अलावा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी इसमें स्टेक ले रखी है, तो खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 430 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 395 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए दिलीप बिल्डकॉन। इस पर भी खरीदारी की राय आ रही है सेठी साहब की तरफ से। एक्शन में काउंटर्स आपको दिखेंगे। रखिए इस पर नज़र, मूव आ रहा है। वैसे भी इंफ्रा कैपिटल गुड्स का तो टाइम अच्छा चल ही रहा है। और भी स्टॉक्स जहां पर अच्छा टाइम चल रहा है, इंडस टावर्स में अभी अभी एक स्पाइक आते हुए देखा। जरा इंडस टावर का एक बार चार्ट पुल अप करते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग मूव बनती हुई अभी अभी दिख रही है। रिसेंटली काफ़ी एक्टिव रहा है, आशु सर की तरफ से भी रिकमेंडेशन आई है इस पर। विश्वेश जी, एक बार इंडस टावर्स का चार्ट देखें और बताएं सर, रिसेंटली काफ़ी बढ़िया मोमेंटम में रहा है, अभी एक फ्रेश स्पाइक आ रहा है इस पर सर। बिल्कुल दीपांशु, 185 से ऑलमोस्ट 222 तक के लेवल तक आ चुका है। मुझे याद है आशु जी ने और काफ़ी सारे हमारे पैनलिस्ट ने रिकमेंड किया था। अभी शॉर्ट टर्म में दीपांशु ये जो कंसोलिडेशन है ये शायद मैच्योर हो चुका है और मुझे लगता है कि यहाँ पे 210 के नीचे जाता हुआ नहीं लग रहा है। अपसाइड में इमीडिएटली मुझे लगता है 227 230 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दीपांशु चार्ट पे स्ट्रांग है। आफ्टर अप मूव साइडवेज हो गया है, मेरे हिसाब से मंडे की सेशन में हम वापस फ्रेश अप मूव देख सकते हैं। तो ये है आपके इंडस टावर्स जहां पर आपको एक अच्छी फ्रेश मूव आती हुई दिख सकती है। शरद जी कवरेज में है इंडस टावर सर, रिसेंटली काफी बढ़िया मोमेंटम में रहा है काउंटर। मैं तो पहले से काफी बुलिश था, लेकिन वहां से तो स्टॉक करेक्ट हो गया वोडाफोन आइडिया वाले इशू के चक्कर में। तो मुझे लगता है जब तक वो इशू सॉर्ट आउट नहीं होता है तब तक थोड़ा सा क्लाउड ओवरहैंग रहेगा। बट मुझे लगता है जिस तरीके के 5G का एडवेंट है उससे इनको काफ़ी बड़ा फायदा होना चाहिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में भी कंपनी की इन्वॉल्वमेंट है। तो जैसे जैसे अगर वोडाफोन आइडिया वाला इशू एड्रेस हो जाता है मेरे हिसाब से वो एक स्ट्रॉन्ग रेटिंग का ट्रिगर रहेगा। बट उसके बिना भी अगर आप एक बारी मान लें कि वो लगभग सिंक इन हो गया है, तो उसके अलावा भी जो बाकी बिजनेसेस है मुझे लगता है 5G के एडवेंट के साथ साथ वहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको मिलनी चाहिए। जो टावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी रिक्वायरमेंट बढ़नी चाहिए। और जैसे जैसे कॉर्पोरेट और केस यूज़र केसेस डेवलप होते हैं मुझे लगता है इंडस टावर के लिए आने वाला टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, खास करके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है जैसे जैसे डेटा बढ़ता है IoT की वजह से। तो मैं लॉन्ग टर्म तो काफ़ी बुलिश हूँ और अभी भी वैल्यूएशन इनएक्सपेंसिव टाइप की है। बट ये वोडाफोन आइडिया वाला ओवरहैंग है जो टाइम टू टाइम वापस आके हॉन्ट करता है स्टॉक को, तो वो एक प्रॉब्लम रह रही है। बट अदरवाइज मुझे लगता है ये वैल्यूएशन पे अट्रैक्टिव है। मैं तो शायद यहाँ से 40-50 रुपए ऊपर से भी बुलिश ही था काफ़ी टाइम से, बट वैसा कुछ मूवमेंट आया नहीं स्टॉक में। तो ये है आपके लिए इंडस टावर्स। शरद जी को काफ़ी टाइम से पसंद भी था और आज तो ऑफकोर्स बढ़िया परफॉर्मेंस भी इसकी आ रही है। रिसेंटली अच्छे मोमेंटम में भी रहा है, बट आज की परफॉर्मेंस पूरी की पूरी IT स्पेस में जाती है। इन्फी देखिए 8% की मूव इस पर आती हुई दिख रही है। 3.5 साल में सबसे बड़ा उछाल इन्फी में आप देख रहे हैं। IT इंडेक्स में आप 3.5 साल का सबसे बड़ा उछाल देख रहे हैं। TCS की तरफ से भी योगदान आ रहा है 3.5% ऊपर, ये भी काउंटर दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया गेन में है। यूजुअली अलग अलग दिनों पर आते हैं इन्फी और TCS, बट लंबे समय बाद सेम डे पर दोनों ने रिपोर्ट किए हैं। बढ़िया नंबर रिपोर्ट किए हैं, पूरे स्पेस को ऊपर लेके जा रहे हैं। बट की कंपेरेबल्स में देखें तो क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या कुछ डिफरेंसेस हैं TCS और इन्फी के नंबर्स में। आइए इसकी एनालिसिस करी है कुशल ने, उनके साथ जानते हैं। कुशल बताइए क्या कुछ निकल कर आ रहा है इन दोनों दिग्गजों के नंबर से। बिल्कुल दीप, आप देखिए दोनों दिग्गजों ने शानदार शुरुआत कर दी है नतीजों की, और जिस तरह से यहाँ पर तीसरी तिमाही का प्रदर्शन रहा है जो कि आमतौर पर एक सॉफ्ट क्वार्टर माना जाता है तमाम IT कंपनियों के लिए, उसमें जितनी एक्सपेक्टेशंस थी स्ट्रीट की उसको ये कंफर्टेबली बीट करते हुए नजर आए काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे। बट कौन कितना ज़्यादा बीट कर रहा है उस पर एक कंपैरिजन भी ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले TCS की बात करिए तो यहाँ पर 728 करोड़ डॉलर के आसपास की इन्होंने डॉलर आय घोषित की है, जबकि अनुमान जो था वो करीबन
करीबन 720 करोड़ का था। वहीं दूसरी तरफ आप कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में जो आय है वहां पर इन्फोसिस ने केवल 1% तक की ही गिरावट दर्ज की है, जबकि अनुमान 1.5% तक गिरने का था। तो दोनों ही कंपनियों ने अच्छे साइड पर प्रदर्शन किया है। टीसीएस स्पेसिफिकली आप देखिए तो यहां पर बड़ा बीट देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी अगर आप पॉइंट देखेंगे तो यहां पर 7 तिमाहियों के ऊपरी स्तर पर आप कंपनी की मार्जिन से पहुंचती हुई नजर आ रही है। 25% का इन्होंने ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्लेयर किया है और अनुमान जो था वो 24.5% का था। तो 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त यहां पर है। साथ ही ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखिए तो अनुमान से 30 बेसिस पॉइंट्स इन्फोसिस के केस में भी बनती हुई नजर आई है। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर यह भी चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि दोनों ही कंपनियों के जो हेडकाउंट्स है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वो गिरते हुए नजर आए हैं। बट ऑफ कोर्स आगे के लिए भी कंपनियों की ये मानना है कि हो सकता है कि यहाँ पर और फर्दर आपको एट्रिशन रेट कम होती हुई नजर आए, जिस कारण से आगे चलकर आपको जो प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल दोनों कंपनियों की 2024 में वो बड़े लेवल पर इंप्रूव होती हुई भी नजर आ सकती है। और इसी कारण से शायद आप देखें तो जो दिग्गज ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज है उनकी तरफ से भी रेटिंग आती हुई दिख रही है। टीसीएस पर गोल्डमैन सैक्स की खरीदारी की राय है और टारगेट्स इन्होंने सिग्निफिकेंटली बढ़ाए हैं। 4200 से अब नए टारगेट्स दे रहे हैं ये 4310 रुपए का। तो मौजूदा भाव से अब तो इनफैक्ट 12-13% की अपसाइड कहूंगा, क्योंकि सुबह जब मैं देख रहा था तो करीबन 16% तक की अपसाइड यहां पर देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस यहां पर भी जेपी मॉर्गन ओवरवेट है और टारगेट 1800 रुपए का ये देते हुए दिख रहे हैं और यहां पर भी एक सिग्निफिकेंट स्पाइक इस वजह से भी आपको आगे चलकर देखने को मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल आप देखिए तो यहां पर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दोनों कंपनियों ने ही किया है और कौन जीता है कौन आ रहा है ये कहना मुश्किल है। हालांकि प्राइस वाइज तो अभी इन्फी जीतता हुआ दिख रहा है। इस बार उतना क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है। करेक्ट। चलिए, बट इंटरेस्टिंग रहा है और दोनों ने नतीजों के सीजन की बहुत स्ट्रॉन्ग शुरुआत करी है। अब ऑफ कोर्स एचसीएल टेक और विप्रो के नंबर्स का भी इंतजार है जो आ जाएंगे, इनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। बट एक बार सेठी साहब से पूछा जाए, सेठी साहब टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस आपके कहां पर प्रेफरेंस आती है और ऑफ कोर्स आगे आईटी के लिए क्या मायने है? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, देखिए जो नतीजा है और हर तरह से देखें तो टीसीएस ही ज़्यादा पसंद आता है। हालांकि आज जितनी तेजी इन्फोसिस में हुई है उतनी टीसीएस में नहीं हुई है, बट मुझे लगता है टीसीएस शुड आउट परफॉर्म। और मतलब जो अर्निंग्स की क्वालिटी है, जिस तरह के कंपनी की वर्किंग है, मुझे लगता है टीसीएस शुड बी प्रेफर्ड ओवर इन्फोसिस। और बाकी मेरा मिड कैप आईटी या सेकेंड रैंक जो आईटी स्टॉक्स है उस पर बुलिश हूँ। कल मैंने और अनिल जी ने दोनों ने कोफोर्ज रिकमेंड किया था, 6100 के आसपास के लेवल्स थे जब हमने रिकमेंड किया था। आज 6600 के लेवल्स पे वो ट्रेड कर रहा है, मतलब कुछ 8-10% की उसमें भी तेजी हो गई है 2 दिनों में। और इसी तरह से मुझे परसिस्टेंट है, एम्फोसिस है, फिर जो कैश मार्केट के मिड कैप आईटी स्टॉक्स है जैसे न्यूजन सॉफ्टवेयर, सोनाटा सॉफ्टवेयर, सायंट, ये सब के भी नतीजे मुझे लगता है इस क्वार्टर के अच्छे रहने चाहिए। और उनमें हालांकि आज तो पूरे आईटी सेक्टर में एक जबरदस्त तूफानी तेजी है, तो आज खरीदने की सलाह नहीं रहेगी। बट उनके अभी नतीजे थोड़े देरी से आएंगे, तो जब कभी भी बाजार में गिरावट आती है और इन सब स्टॉक्स में भी गिरावट आती है तो मुझे लगता है खरीदारी करने का मौका ढूंढना चाहिए। तो ये है आपके लिए आईटी स्टॉक्स जहां पर जबरदस्त मोमेंटम बन रहा है। टीसीएस इन्फी ऑफ कोर्स इन्होंने तो नया ट्रेंड ही सेट कर दिया इस बार नंबर्स के साथ। आइए, नंबर्स की बात निकली है तो जो बाकी 2 आईटी दिग्गज आ रहे हैं उनके नंबर्स के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, एचसीएल टेक और विप्रो। आइए पहले विप्रो से करते हैं शुरुआत। कुशल है हमारे साथ। कुशल, बताइए विप्रो क्या है अनुमान बाजार का? देखिए यहाँ पर जिस तरह से हमारा अनुमान पहले टीसीएस और इन्फोसिस के लिए था कि जो स्ट्रीट का एस्टिमेट्स था और जो हमारा अनुमान था कि थोड़ी सी गिरावट आपको यहाँ पर आई फ्रंट पर देखने को मिल सकती है, उसी लाइंस पर विप्रो भी है। करीबन 2.7% की गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। $264 करोड़ पर कंपनी अपना डॉलर रेवेन्यू घोषित कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस 2% बढ़कर 3135 करोड़ पर हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। यही नहीं, साथ ही अगर आप देखें तो आईटी सर्विस मार्जिन्स 16.1% पिछले क्वार्टर में थी, इस बारी 15.1% की एक्सपेक्टेशन है। तो लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स का आपको यहाँ पर कट देखने को मिल सकता है और मुनाफा लगभग 0.25% गिरकर 2600 करोड़ पर रह सकता है। ये तो हमारा अनुमान है, बट ऑफ कोर्स जिस तरह से अनुमान को बीट करते हुए नजर आ रहे हैं टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजे, अब देखना है कि विप्रो भी क्या उस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं नहीं। हालांकि जो गाइडेंस विप्रो देता है हर क्वार्टर की, उसमें -1 से 1% इस बारी एक्सपेक्टेशंस है। तो वहाँ पर क्या फाइनल जो गाइडेंस है वो क्या निकल कर आती है, इस पर ध्यान देना है। साथ ही कंपनी का जो बड़ा कंसल्टिंग कारोबार है और आगे की जो डील पाइपलाइन है उस पर भी आपको फोकस रखना है।
तो ये है आपके लिए विप्रो जहां पर रखनी है नजर। कुशल, एचसीएल टेक यहाँ पर कैसे रहेंगे नंबर्स? HCL टेक एक आउट परफॉर्मर हो सकता है कि इस तिमाही में निकल कर आता हुआ नजर आए, क्योंकि इन्फोसिस और साथ ही TCS की जितने भी हम आंकड़े एक्सपेक्ट करके चल रहे थे उससे ये काफ़ी आउट परफॉर्म कर सकता है। लगभग 4.5% की ग्रोथ डॉलर आय में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 336.7 ये कंपनी की डॉलर आय रह सकती है। साथ ही ऑपरेटिंग लिहाज से भी लगभग 5% तक की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 5,200 करोड़ पर, और मार्जिन्स भी स्टेबल रहेंगे पिछले तिमाही के मुकाबले 18.5% के आसपास। वहीं मुनाफा भी आप देखें तो 7% की ग्रोथ के साथ 4100 करोड़ पर कंपनी अपना मुनाफा भी दर्ज कर सकती है। ऑफकोर्स प्रोडक्ट लेवल पर जो सेगमेंट्स हैं इनके, वहाँ पर भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। साथ ही IT सर्विसेज में भी 2% की बढ़त का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। और गाइडेंस के लिहाज से जो कंपनी ने पिछले तिमाही में 5 से 6% की आई ग्रोथ गाइडेंस और 18 से 19% की जो मार्जिन गाइडेंस दी थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बरकरार रखने वाले हैं। तो उसमें अगर कोई बदलाव आता है तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और साथ ही जो डील TCV है कंपनी की, उसको लेकर किस तरह का आउटलुक रहेगा 2024 के लिए, ये जानना भी काफ़ी अहम होगा। बिल्कुल, तो HCL टेक इस पर भी रखनी है नज़र। स्टॉक में भी आपको ज़बरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है। 3.5% ऊपर ये भी ट्रेड कर रहा है। विश्व, एक बार HCL टेक का भी चार्ट देखेंगे। वैसे तो सारे IT स्टॉक्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, HCL टेक का चार्ट क्या कहता है सर? मेरे हिसाब से दीपांशु काफ़ी बुलिश है। एज अ डिस्क्लेमर, हमने हमारे ऐप के ऊपर आज सुबह HCL टेक का ट्रेड दिया है, ऑप्शन में दिया है, लेकिन मेरा व्यू बुलिश है। मुझे लग रहा है कि F&O स्पेस में IT स्टॉक्स में HCL टेक जो है वो रिलेटिवली कम चला है, और यहाँ से मुझे लगता है 1600 तक के लेवल हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज का लो दीपांशु मुझे लगता है इन नियर टर्म में नहीं टूटना चाहिए, 1501 के आसपास का है, तो यहाँ पे डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से 1530 1600 की 1:1 स्ट्रैटेजी भी अच्छी रहेगी, या फिर आप फ्यूचर भी बाई कर सकते हो 1500 के स्टॉप लॉस से। तो डेफिनेटली ऑल ITs आर लुकिंग गुड। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ब्रेकआउट है अक्रॉस IT। 1500 का स्टॉप लॉस रखिए और अदरवाइज खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा एक्शन HCL टेक में बन रहा है। बट एक स्टॉक जहां पर आज भारी भरकम ब्रेक डाउन आया है, मेट्रोपोलिस, जरा इसका चार्ट पुलअप करते हैं। 7.5% का बड़ी बड़ी गिरावट आपको मेट्रोपोलिस के काउंटर में आती हुई दिख रही है। इस पर रखिए नज़र। और दिन में एक और शार्प फॉल आया था, वहाँ से थोड़ा रिकवर भी हुआ, बट अभी भी बड़ी गिरावट के साथ ये ट्रेड कर रहा है। एक बार पहले चार्ट पर राय लेते हैं हिमांशु जी। मेट्रोपोलिस जरा देखें, आज बड़ी गिरावट आई है, थ्रू द डे वीक रहा है, बट अभी तो 7.5% नीचे दिख रहा है। अगले सपोर्ट कहाँ आते हैं सर? दीप, इनफैक्ट पिछले 2-3 सेशन से एक डिस्ट्रीब्यूशन विजिबल थी स्टॉक पर, और आज एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात की जाए तो मुझे लगता है 1400-1420 का एक जोन है जहां पर अच्छी सपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक में करंट लेवल से भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बट अभी भी अगर मैं डेरिवेटिव पोजीशनिंग देखता हूं तो लगभग 1500 के आसपास भी अभी भी जो पुट राइटर्स हैं वो अभी भी एक्टिव हैं। तो हो सकता है कि स्टॉक एक शॉर्ट टर्म में शायद इस लेवल पर थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करे, लेकिन नियर टर्म चार्ट सेटअप वीक है। मेरा मानना है उछाल पर आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं, और फिलहाल इमीडिएटली खरीदारी की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इमीडिएटली खरीदारी की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। शरद जी, कोई राय सर मेट्रोपोलिस पर? कोई आज इमीडिएट ट्रिगर ऐसा सामने तो निकल के नहीं आया, बट काफी बड़ा कट आया सर। व्यू कोई है स्टॉक पर? व्यू तो यही है कि मोटा मोटी इस साल तो लगभग फ्लैट अर्निंग्स आएंगी। अगले 2 साल आप 25 से 26% की CAGR बॉटम लाइन पे एक्सपेक्ट कीजिए, तो 45-50 रुपए अर्निंग आएगी FY26 में। बहुत ऑप्टिमिस्टिक साइड पे 50 रुपए आप पकड़ लो, ऐसे 45 रुपए के आसपास। तो उस पे ऑलरेडी स्टॉक मेरे हिसाब से 20-22% की ग्रोथ के सामने आप 30-35 से ज़्यादा का मल्टीपल क्या ही दोगे। तो मुझे लगता है 1500 पे लगभग 2 साल डिस्काउंटेड है, तो महंगा भी है। और अगर कोई न्यूज़, जैसे बीच में इनका कोई टेक ओवर का न्यूज़ था, वो अगर ये मंडे वहाँ पे फ्लॉप हो रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है ज़्यादा रिएक्शन आ जाए। बट ये वही है कि महंगे स्टॉक्स में थोड़ा भी कुछ नेगेटिव आता है तो गिरने की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो 30-40 टाइम 2 साल फॉरवर्ड मुझे लगता है ऑप्टिमली प्राइस्ड है। ग्रोथ रेट्स भी बहुत अग्रेसिव नहीं है, और जो बीच में सबको थोड़ी उम्मीद थी कि शायद कोविड जैसा कुछ वापस आ जाएगा, थैंकफुली वैसा कुछ हो नहीं रहा, तो वो भी सेंटिमेंट एडजस्ट हो रहा होगा। तो लगभग यहाँ पे वैल्यूड है। मुझे लगता है 1350-1300 के आसपास मिले तो शायद एक बार आप स्टार्ट कर सकते हैं निबल इन करना स्टॉक में। बट कंपैरेटिवली कृष्णा डायग्नोस्टिक जैसे प्लेस मुझे लगता है इंडियन स्पेस के लिए ज़्यादा बेटर हैं लॉन्ग टर्म में, जो कॉस्ट इफेक्टिव डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
तो चलिए डायग्नोस्टिक शेयर्स पर रखिए नजर। एक बड़ा कट इस काउंटर पर आज आपको आते हुए दिखा है। आइए सेठी साहब है शो में और सेठी साहब की तरफ से कुछ बेहतरीन कॉल्स भी आ रही हैं। एक वायदा कारोबार की पिक भी दे रहे हैं सेठी साहब, बिल्कुल उनके लिए। बताएं सर। बिल्कुल दीपांशु, जो F&O का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी वो रहेगा PFC, जो अभी 401 पे जनवरी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। जिस तरह से पावर सेक्टर में हमने एक रिफॉर्म्स देखे हैं या पावर सेक्टर जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक भी हाल ही की तेजी के बाद जो कंसोलिडेट हुआ है इन लेवल्स पे, यहाँ से बिल्कुल चलने के लिए तैयार लगता है। और अभी भी इतनी बड़ी तेजी हो गई PFC REC में, बट अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। 1.5 टाइम्स बुक के अभी ट्रेड कर रहा है, फिर 3.5-4% की अभी भी डिविडेंड यील्ड है। मुझे लगता है PFC में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 410-415 का टारगेट और 395 का स्टॉप लॉस। 410-415 का टारगेट है। PFC पर खरीदारी करिए। थोड़ा कंसोलिडेशन फेज आया था PFC REC दोनों के लिए, बट अब वापस मोमेंटम के लिए तैयार हो रहे हैं और अच्छी मूव दिखा सकते हैं। 400 के ऊपर खरीदारी की राय आ रही है। 410-415 इस काउंटर के लिए। कैश का ऑप्शन सुमित जी की तरफ से। बताएं सुमित जी। दिवांशु, स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 466.50, 466.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है ITC। ITC के अंदर यहाँ से मोमेंटम ऊपर का देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए ITC में ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेने का सलाह रहेगा। 465 वाला कॉल अभी 8 रुपए 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। ITC पिछले 6 से 7 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया, गिरावट दिखाया, लेकिन अब लोअर लेवल से रिबाउंड देखने को मिल रहा है। आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रहा है और लास्ट 2 दिनों का हाई ITC आज ब्रेक कर रहा है। तो ITC अब यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव दिखा सकता है, जिसमें 472 रुपया, 475 रुपया ये शॉर्ट टर्म में ऊपर में देखने को मिल सकता है। इसके लिए 465 वाला कॉल यहाँ पे खरीदारी करें। 5 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में पहला टारगेट 11 रुपए का, दूसरा टारगेट 14 रुपए का। खरीदारी करें 465 का ITC का कॉल। और 14 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। ITC यहाँ पर आपको रखनी है नजर। एक्शन इसमें बन रहा है तो FMCG पर रखिए नजर। टाटा कंज्यूमर सुबह से आपको बढ़िया मूव दिखा रहा है, अब ITC भी एक्शन में जुड़ रहा है। बट एक स्टॉक HUL, यहां पर भी आपको करना है फोकस। स्टॉक में तो आज कुछ ज़्यादा खास एक्शन नहीं देख रहे हैं, डेज हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, आधे % से कम की बढ़त के साथ। बट एक बड़ा डेवलपमेंट HUL के लिए हो रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी से काफ़ी नाराज़ हैं। समझते हैं क्या है वजह और आगे क्या कुछ इम्पैक्ट आ सकता है HUL के लिए। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष बताइए ये क्या हो गया यहाँ पर। दीपांशु, डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे कि आपने बताया कि नाराज चल रहे हैं। दरअसल अगर आप देखें तो कंपनी ने इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के मार्जिन्स होते हैं वो कट किए हैं और लगातार इससे पहले भी कट किए, इसके चलते नाराज हो गए और अब मान रहे कि जो प्रोडक्ट्स हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन को ये बॉयकॉट करेंगे। और शुरुआत उन्होंने ऑलरेडी ताजमहल टी के साथ कर दिया, चाय के साथ कर दिया। बोल रहे कि अगर कंपनी ने बात नहीं सुनी तो धीरे धीरे ये जो बॉयकॉट लिस्ट है इनकी, इसमें एडिशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मैं मामला आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। फिलहाल अगर आप देखें तो 2015 से पहले जो HUL है कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को मार्जिन देती थी 4.76% का, जो कि 2015 के बाद घटकर हो गया 3.90% और अब कंपनी ने ऐलान किया है कि 3.30, यानी 2015 से लेकर अब तक अगर आप देखें तो 60 बेसिस पॉइंट जो मार्जिन का कट है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को झेलना पड़ेगा। ये जो मार्जिन मैं आपको बता रहा हूँ ये फिक्स्ड मार्जिन है जो डिस्ट्रीब्यूशन का मिलता है, लेकिन इसी के साथ देखिए कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को टारगेट अचीव होने पर या फिर ज़्यादा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक वेरिएबल मार्जिन भी देती है, जिसे आप इंसेंटिव की तरह समझ सकते हैं। ये अक्टूबर 2023 से पहले आप देखें तो 0.7 से लेके 1.3% के आसपास था, जो कि अब कंपनी ने 70 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर इसे 2% के आसपास कर दिया है। यानी जो फिक्स्ड मार्जिन है वो तो लगातार घटता जा रहा है, लेकिन अब जो वेरिएबल मार्जिन है इसमें आप देखिए 70 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी गई है और कंपनी कह रही है कि यहाँ पर इनको डिस्ट्रीब्यूशन अपना नेटवर्क सुधारना है, होलसेलर्स तक अच्छी सर्विसेज पहुँचानी। इसके चलते यहाँ पर जो इंसेंटिव वाला कंपोनेंट है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स इससे खुश नहीं, बोल रहे हैं कि ये जो टारगेट दिया जाता है ये अचीवेबल ही नहीं है। इसके चलते जो फिक्स्ड जो डिस्ट्रीब्यूटिंग मार्जिन्स हैं इनके घटने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स काफ़ी नाराज़ हैं। तो लगातार आप कह रहे हैं कंपनी इनके मार्जिन्स घटाई जा रही है। ओवर द इयर्स हर बार क्या हो रहा है कि आपका जो फिक्स्ड मार्जिन है वो तो घटता जा रहा है, लेकिन जो वेरिएबल मार्जिन है जिसे आप इंसेंटिव की तरह समझ सकते हैं वो कंपोनेंट बढ़ रहा है।
जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कह रहे हैं कि टारगेट अचीव ही नहीं होगा तो वेरिएबल कहाँ से मिलेगा, तो फिर इवेंचुअली उन्हें कम ही मार्जिन कम ही मिलना है। हाँ। और इसलिए वो तो क्या अब वो उनके प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे ऐसा कर? एक प्रोडक्ट अभी शुरुआत इन्होंने की है ताजमहल टी के साथ, लेकिन कह रहे हैं कि अगर कंपनी ने हमारी बात नहीं सुनी, हमसे मीटिंग नहीं की, तो धीरे धीरे इस लिस्ट में एडिशन होता रहेगा। तो सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है आने वाले समय में HUL के लिए। हालांकि आज स्टॉक में कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन दिख नहीं रहा है। सेठी साहब को ये राय इस पर, आई थिंक काफ़ी स्टेटमेंट्स आए, कंपनी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने की कोशिश कर रही है, बट डिस्ट्रीब्यूटर्स नाराज हैं HUL के साथ। सर नहीं, बिल्कुल दीपांशु, देखिए न्यूज़ तो डेफिनेटली थोड़ी नेगेटिव है, बट HUL का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये मामला मुझे लगता है जल्दी सल्टा लिया जाएगा। और हालांकि ऐसे सुन ही रहे हैं कि ताजमहल टी को उन्होंने बॉयकॉट किया है, और वो सब करने से डेफिनेटली सेल्स में फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आमतौर पे लोग जो शेल्फ पे अवेलेबल है उसको ही खरीदते हैं, तो उस हिसाब से फ़र्क डेफिनेटली पड़ेगा। बट HUL बीइंग HUL, मुझे लगता है दिस थिंग्स वुड बी रिजॉल्व सून, और उससे बहुत ज़्यादा कोई मैं नहीं देख रहा हूँ कि दिस वुड लिंगर ऑन और इट विल बी बैक टू नॉर्मल। तो ये है आपके लिए HUL, इस पर रखेंगे नज़र। फिलहाल आज FMCG के लिए अच्छा दिन भी बना हुआ है। एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं। सुदीप जी जरा एक बार HUL का चार्ट देख के बताएं सर, इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके लिए। दीपांशु, यदि इसका डेली और वीकली चार्ट यदि हम देखते हैं तो एक कंजेशन जोन में चल रहा है। वीकली चार्ट पे देखें तो 2670 2660 के आसपास जब ये आता है तब वहां से एक सेलिंग प्रेशर आता है, और जो हिसाब से ये अभी करंटली जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कि एक डाउन ट्रेंड में आ चुका है। पिछले 7-8 दिन में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे चार्ट पे दिख रही है, और स्टॉक अभी 200 DMA के नीचे फिर से सस्टेन करना स्टॉक ने चालू कर दिया है 2560 के नीचे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी रहेगा, शायद से कंसोलिडेट भी करेगा, बट जब तक 2580 के ऊपर HUL नहीं निकलता है तब तक लोअर लेवल्स पे 2480 2460 के लेवल्स भी आ सकते हैं, जो कि पुराना एक स्विंग सपोर्ट है सितंबर 2023 का। तो एक बार मुझे लग रहा है यहाँ पे 2460 2480 के लेवल्स रिटेस्ट हो सकते हैं ये स्टॉक में, और ओवरऑल 2580 2585 का एक रेजिस्टेंस बन के रहेगा। तो ये है आपके लिए HUL जिस पर आपको रखनी है नजर। इस पर भी रखते हैं, देखते हैं आगे न्यूज़ डेवलपमेंट का क्या इम्पैक्ट आता है। आइए हिमांशु जी एक कॉल के साथ हैं तैयार, बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, LMT में मुझे लगता है काफी अच्छी स्ट्रेंथ और एक मोमेंटम बना हुआ है। लगातार यहाँ पर ऑर्डर इनफ्लोज की भी, ऑर्डर बुक के भी खबरें निकलते आ रही हैं, और पिछले कुछ दिनों की एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद आज हम सुबह से ही देख रहे हैं कि रेगुलर इंटरवल्स पे स्टॉक में एक बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। तो मुझे लगता है LMT में एक BTST ट्रेड कैरी किया जा सकता है मंडे के लिए। मेरा मानना है कि वैसे भी बजट आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक फोकस में भी है, LMT में अब से लेके बजट तक एक अच्छा मोमेंटम रहेगा। फिलहाल 1 से 2 दिन के शॉर्ट टर्म व्यू को देखते हुए 3600 तक के टारगेट्स के लिए LMT में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 3565 3570 के जोन में खरीदारी की जा सकती है, और 3555 रुपए का एक ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चलने की सलाह। और तो ये है आपके लिए LNT। आज तो ऑफ कोर्स इसके लिए इम्पोर्टेंट डे भी है। जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करने वाले हैं, उसके कंस्ट्रक्शन में LNT का बड़ा रोल भी था। 3 फेजेस में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था, और फेज़ 1 और फेज़ 3 में आई थिंक LNT भी इन्वॉल्व था ही इसके। तो बड़ा इम्पैक्ट इन पर वैसे भी है। नए और बड़े ऑर्डर्स तो इन्हें मिलते ही रहते हैं, बट एक बड़ा ऑर्डर जो इन्होंने एग्जीक्यूट करा है आज वो ऑपरेशनल भी होने जा रहा है। तो LNT पर रखिए नज़र। 3600 तक के टारगेट यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। कैपिटल गुड्स वैसे आज दोनों तरफ की मूव्स इस काउंटर्स में आती हुई दिखी। कुछ ज़्यादा खास एक्शन कैपिटल गुड शेयर्स ने आज तो आपको ट्रेड में दिखाया नहीं है। कुछ कैश स्टॉक्स पर आते हैं जहां पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। पूनावाला फिनकॉर्प पर, इस पर रखिए नज़र। एक फ्रेश मूव आज आई थी, उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ भी हुआ, बट उसके बाद अच्छी तेज़ी बन रही है। मैक्रोटेक डेवलपर्स, इस पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई है जेफरीज की, और स्टॉक भी बढ़िया एक्शन में दिख रहा है। 6.5% की बड़ी मूव मैक्रोटेक डेवलपर्स में आपको आती हुई दिख रही है। कुणाल जी एक बार मैक्रोटेक का चार्ट देखें। फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ रोज ही मजबूत हो रहा है। आज 1200 का भी लेवल इसने क्रॉस कर लिया सर। देखिए बिल्कुल दीपांशु, बहुत जबरदस्त अप ट्रेंड लोढ़ा में चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमने देखा है कि 900 905 के आसपास एक ब्रेकआउट चार्ट पर आया, और उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, लगातार तेजी दिखा रहा है, और 1200 को पार करके अब उसके ऊपर ट्रेड करता दिख रहा है। तो मेरी राय में अब एक रिवाइज स्टॉप लॉस 1150, जो कि एक इंट्राडे ब्रेकआउट लेवल है,
1150 पर अब स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। मुझे लगता है स्टॉक और ऊपर के स्तर दिखा देगा, तो जिनके पास पोजीशन है 1150 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। 10 का स्टॉप लॉस मैक्रोटेक, इस पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिखेगा। विश्वेश जी के पास चलते हैं बिगुल उनके लिए विश्वेश के विशेष। विश्वेश जी बताएं सर। दीपांशु, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी का 47,500 का पुट ऑप्शन 220-230 की रेंज में खरीदना है, 180 तक मिले तो भी खरीदना चाहिए। 150 का स्टॉप रखेंगे। मुझे लगता है बैंक निफ्टी का जो अंडर परफॉर्मेंस है ये गहरा सकता है। बैंक निफ्टी वापस एक बार 47,200 की ओर आ सकता है। तो इस सूरत में मेरा पहला टारगेट 290, दूसरा टारगेट 430 और तीसरा 520 के आसपास होगा। तो 47,500 बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदना है। स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा नहीं है, 150 है, तो अगर आप वैल्यू टर्म्स में देखोगे तो 20 और 50-70 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो मतलब वो एक लॉट पे 1000 रुपए का रिस्क बनता है। पर जिस हिसाब से बैंक निफ्टी रिएक्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी आ सकती है। ओवरऑल मार्केट को अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। यहाँ पे कॉशियस नोट पे आप ये पुट कैरी कर सकते हो 47,500 का। थोड़ा सा कूल ऑफ होने के बाद ले, ज़्यादा बेटर रहेगा 180 के आसपास। और रोज दिन में एक शार्प मूव बाजार आपको देता है और लग रहा है कि वो शार्प मूव अभी आपके लिए शुरू हो रही है। ऊपर से करीब 200-225 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी आया है बात करते करते। निफ्टी में भी आपने देखा है 21,900 के पार जाने के बाद अब वहां से भी थोड़ी मुनाफा वसूली आई। उतना इंपैक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि आईटी निफ्टी को बढ़िया सपोर्ट दे रहा है, बट ऊपर से एक शार्प फॉल आपने बैंक निफ्टी पर आते हुए जरूर देखा है। 200-225 पॉइंट्स की गिरावट अभी पिछले कुछ मिनटों में ही आपने बैंक निफ्टी में बनती हुई देखी है। तो एक शार्प फॉल या एक शार्प मूव रोज दिन का आता ही है और लग रहा है आज का ये मूव अभी अभी आपकी स्क्रीन पर बनते हुए दिख रहा है, तैयारी हो रही है उसकी। आइए, बैंक्स और इंडेक्स पर तो एक्शन बना ही हुआ है, बट ब्रॉडर मार्केट में आज ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। नए हाइज पर भी इंडेक्सेस आपको दिख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स की फोकस करते हैं। FSL फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन 11% की तेज़ी आपको इस काउंटर में आती दिख रही है। खैर मिड कैप आईटी के लिए आज शानदार दिन है ही। FSL में इन पर्टिकुलर क्या कुछ है हाईलाइट करने के लिए, ये जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो आज तो आईटी सेक्टर पूरा का पूरा फोकस में है ही दीप, बट ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर एफएसएल पर फोकस करना चाहिए क्योंकि 13% तक की इंट्राडे तेजी स्टॉक ने दिखाई है। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं वो मैं आपको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए टीसीएस और इन्फोसिस के जो आंकड़े आते हुए दिखे हैं उनके नतीजों को मैंने देखा और उसमें ये अंडरस्टैंडिंग बनी कि यूरोप और यूके, ये जो दो इनके जोग्राफीज़ है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इनका देखने को मिल रहा था। खासकर अगर मैं टीसीएस की बात करूँ तो यूके में करीबन 8% की ग्रोथ आती हुई नजर आई थी। साथ ही जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है इनका, वहां पर भी करीबन आधे % का उछाल हमें देखने को मिला था वाई बेसिस पर जो ग्रोथ आई थी। यही नहीं, आप देखिए तो जो लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर वर्टिकल है वहां पर भी बेहतर प्रदर्शन दोनों ही कंपनियों का होता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट टीसीएस लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर वर्टिकल में 3% की ग्रोथ दिखा रहा था और जब इन्फोसिस को देखेंगे तो यूरोप का प्रदर्शन में 5% तक का दमदार उछाल इन्होंने सालाना आधार पर दर्ज किया और लाइफ साइंसेस वर्टिकल में भी लगभग 6.25% की ग्रोथ ये दर्ज करते हुए दिख रहे थे। तो वर्टिकल वाइज हेल्थ केयर लाइफ साइंस वाला जो वर्टिकल है वहां पर अच्छा प्रदर्शन हुआ और यूरोप और यूके का बढ़िया प्रदर्शन हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो एक बारी देखते हैं कि यहाँ पर एफएसएल की अर्निंग्स किससे ज्यादा आती है, वहां पर किस तरह का इंपैक्ट है। तो एफएसएल में देखा कि दूसरी तिमाही में यूके से कंपनी की जो कुल आय है उसमें करीबन 35% हिस्सा यूके का है। साथ ही दूसरी तिमाही में ही जो हेल्थ केयर वर्टिकल है उस वर्टिकल से भी लगभग 33% हिस्सा ये कंट्रीब्यूट करते हैं और इसी कारण से हो सकता है कि आज जो एफएसएल में जो तेजी बनती हुई नजर आ रही है ये एक इंडिकेशन है कि टीसीएस और इन्फोसिस के जो नंबर्स में यूरोप, यूके, ये जो दो ज्योग्राफीज है और लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर वर्टिकल में जिस तरह की तेजी बनी है वो बयान कर रहा है कि एफएसएल आने वाले जो नंबर्स आएंगे हो सकता है कि वहां पर भी आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिले। तो इन लार्ज कैप्स के नंबर्स को देखकर इसके लिए अच्छे इंडिकेशंस बन रहे हैं इनके बिजनेस। एग्जैक्टली, और जो वर्टिकल्स और जो ज्योग्राफीज की मैं बात कर रहा हूं वहां पर काफी बढ़िया प्रदर्शन ओवरलैप है इनका। करेक्ट। ओके, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस आज जबरदस्त मूड माहौल ये काउंटर दिखा भी रहा है। सिटी साहब, आई थिंक आपके कवरेज में भी है, रिकमेंडेशन में भी आया हुआ है फर्स्ट सोर्स। आज की मूव पर क्या व्यू है सर? बिल्कुल दीपांशु, इस स्टॉक को तो बहुत पहले से बहुत नीचे लेवल से कवर करता हूं, मतलब 60-65 के लेवल्स थे कोविड के टाइम पे, उस टाइम से रिकमेंड कर रहा हूँ स्टॉक को। हालांकि बीच में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब हो गया था, बट अभी पिछले कुछ दिनों में एक शानदार तेजी हुई और आज तो जिस तरीके से इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद पूरा आईटी सेक्टर चल रहा है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है
और बाकी जैसे कुशल भी बता रहे थे कि चूंकि इनका एक्सपोजर यूरोप और यूके में भी है काफ़ी और वहाँ से अच्छे नंबर्स आए हैं, तो मुझे लगता है उसका ही इम्पैक्ट होगा। अब बाकी इसके साथ साथ मुझे लगता है जो इनकी होल्डिंग कंपनी है आरपीएसजी वेंचर, जो कि अभी 800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिन्होंने एक फंड रेज के लिए भी कोई बोर्ड मीटिंग का अनाउंसमेंट करा है और वो इसमें 54% हिस्सेदारी रखती है, तो मुझे लगता है वो काफ़ी अंडरवैल्यूड लगता है वो स्टॉक, और उसमें भी बिल्कुल कई बार पहले रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है और मुझे लगता है करंट लेवल से अच्छे अपसाइड उसमें भी आ सकते हैं। तो दोनों स्टॉक रडार पे रखने की सलाह है और करंट लेवल से बिल्कुल होल्ड करना है और कोई भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। तो ये है आपके लिए फर्स्ट सोर्स, यहाँ पर एक्शन है और कैश के अन्य स्टॉक्स भी हैं जहाँ पर एक्शन बन रहा है। सेठी साहब, एक और स्टॉक जो आई एम श्योर आप कवर करते हैं, अवंती फीड्स, उस पर भी आपसे राय लेनी है। एक बार पहले मैं चार्ट चेक बंसल जी से लूंगा। बंसल जी, अवंती फीड्स जरा देख लीजिए, हालांकि ऊपर से थोड़ा फिसला जरूर है ये स्टॉक, बट जबरदस्त मोमेंटम में रहा है। ये बात चल रही है इक्वाडोर में कुछ परेशानी भी आई थी जिसकी वजह से इंडियन सी फूड और स्पेशली श्रिम्प कंपनीज को फायदा हो सकता है, बट नॉनदलेस चार्ट्स पर एक बार बताएं बंसल जी, अवंती फीड्स आज भी 10% की मूव तो अभी होल्ड कर रहा है। दिवांशु, एक बड़ी रैली 400 रुपए के सरों से देखी है हमने, 578 के हाईज लगे हैं, आज के हाई से स्टॉक ने रिट्रेस करा है। तो दीपांशु, जिन्होंने नीचे का ले रखा है होल्ड करें, और अभी नई खरीदारी की राय नहीं है दीपांशु, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ऊपर से कूल ऑफ हुआ है, 2-4 दिन रुके, कंसोलिडेट होगा स्टॉक, कंसोलिडेशन के बाद जब दोबारा चलने को रेडी हो, थोड़ा साइडवेज हो जाए, उसके बाद नई खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। एज ऑफ नाउ जिसके पास है वो होल्ड रखे। और कल क्लोजिंग शो में हिमांशु जी की भी राय थी, 525-530 तक के टारगेट थे। हिमांशु जी, सारे टारगेट्स आ गए, इनफैक्ट आज तो 580 का हाई भी बनाया, अब क्या करना है सर इसमें? बिल्कुल दीप, कल इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट की तैयारी हो रही थी जिस वक्त हमने इसको आइडेंटिफाई किया था, और उस वक्त भी दीप मैंने यही मेंशन किया था कि ये 1-2 दिन का ट्रेंड तो है ही, साथ में मुझे लगता है कि बड़े लंबे समय की अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक में खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने दीप वर्चुअली पिछले काफी महीनों से कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। तो मेरा मानना है कि आज की तेजी के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें, और कोई भी गिरावट स्टॉक में वापस 510-500 रुपए के आसपास मिलती है तो फ्रेश खरीदारी के मौके ढूंढे। मेरा मानना है कि पोजिशनली ये स्टॉक 630-650 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। 630-650 के टारगेट आ सकते हैं इस काउंटर के लिए भी। सेठी साहब, डिसरप्शन के बाद बात करी जा रही है अवंती फीड्स ही नहीं, वाटर बेस कोस्टल कॉर्प के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है, कोई व्यू है सर इस पर? देखिए दीपांशु, ये क्वेश्चन का मैं पर्सनल रीजन से आंसर नहीं देता हूँ, बिकॉज इन तरह की कंपनियों में निवेश भी नहीं करता, रिकमेंड भी नहीं करता फॉर पर्सनल रीजंस, तो आई थिंक आई विल स्किप दिस सर। बट नजर रखिए, आज एक्शन यहाँ पर इस स्पेस में आपको बड़ा आते हुए दिख रहा है, देखते हैं यहाँ से किस तरह का एक्शन ये दिखाएंगे। अवंती फीड्स अब वापस आपको थोड़ी तेजी में दिख रहा है। ट्राइडेंट, इस पर भी रखिए नजर, पिछले कुछ दिनों से अच्छा एक्शन इस पर बना हुआ है, 3-3.25% ऊपर ये काउंटर भी ट्रेड कर रहे हैं। पीएसयू बैंक्स में भी अच्छी एक्शन आई हुई है। बैंक ऑफ इंडिया, ये एक और पीएसयू स्टॉक है जहां पर आपको मूव दिख रही है, 7% ऊपर बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट आपको इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा। सुमित जी जरा देखें सर, बैंक ऑफ इंडिया 7% ऊपर, डेज हाई पर आखिरी 15 मिनट में। छोटे वाले सभी बैंकिंग स्टॉक्स में आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है, एक एक करके सभी बैंक के अंदर मूव बना है। बैंक ऑफ इंडिया में अभी यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, 130 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 130 के ऊपर 1-2 दिनों में क्लोजिंग मिलने पे 138-142 रुपए तक का मूव जल्दी बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगा, तो पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, अभी और ऊपर का मूव बनेगा आने वाले दिनों में। चलिए, बैंक ऑफ इंडिया अच्छी मूव ऊपर आती हुई दिख सकती है। एक बिगुल सुदीप जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सुदीप जी। दीपांशु, जो स्टॉक अभी रडार पे आया है उसका नाम है अंबर एंटरप्राइजेस। हमने देखा है पिछले 7-8 दिन से स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था, तकरीबन 3350 और 3000 के कंसोलिडेशन बैंड में ट्रेड कर रहा था, और ओवरऑल डेली वीकली मंथली चार्ट में एक अच्छा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। मई 2023 से हमने देखा है कि हायर टॉप हायर बॉटम मंथली चार्ट पे बना हुआ है, और आज जो ब्रेकआउट आया है पिछले 10-12 दिन के कंसोलिडेशन का, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि अंबर एंटरप्राइजेस में ऑलमोस्ट 150 से 200 रुपए की जगह ऊपर की तरफ है, और 3560 के स्टॉप लॉस के साथ 3850 3900 का जो टारगेट है ये आ सकता है, और इसका लाइफ टाइम हाई भी मेरे हिसाब से 4020-4025 के करीब है मई 2022 का, तो ये एक बार अपने लाइफ टाइम हाई इसको चैलेंज करने आ सकता है, तो 3550 के स्टॉप लॉस से खरीदने की मेरी सलाह रहेगी अंबर एंटरप्राइजेस। अंबर एंटरप्राइजेस यहाँ से आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है, मूव भी अच्छी आ रही है, 3.5-4% ऊपर ये काउंटर अभी ट्रेड कर रहा है, इस पर भी रखेंगे नजर। नजर है हमारी एवेन्यू सुपरमार्ट, इसके आने वाले हैं नतीजे कल, रिएक्शन आएगा मंडे को।
क्या है एक्सपेक्टेशन बाजार की, एक बार अरमान से जानते हैं। अरमान, अपडेट तो इनका ठीक ठाक आया था, अब अर्निंग्स ओवरऑल कैसी रहेंगी? बिल्कुल, देखिए Q3 का अगर आप रेवेन्यू का अपडेट तो वैसे भी आता हुआ दिखा था, जिसमें 17% के आसपास की ग्रोथ का है। पर मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स जो 9% के थे वो मार्जिन्स 8% पर आने का अनुमान है, जिसमें आप कामकाजी मुनाफे की बात करें तो लगभग 14% के आसपास का उछाल दिखेगा। स्टोर विस्तार भी अनुमान से कंपैरेटिवली कम होगा और उसी के साथ साथ कंपनी ने जो 5 नए स्टोर्स जोड़े तीसरी तिमाही में, उसके साथ जो ग्रॉस मार्जिन है वहाँ पर आपको फ्लैट रहने की उम्मीद है। एम्प्लॉय खर्च और अन्य खर्चों में बढ़त से कामकाजी मुनाफे की जैसे हमने बात करी 9% से 8% आता हुआ दिखेगा। तो ये जो एम्प्लॉय खर्च और अन्य खर्चों में बढ़ोतरी के चलते यहाँ पर मार्जिन्स पर दबाव आता हुआ दिखेगा। उसी के साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री पर यहाँ पर देखना होगा कि मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देती है, वहाँ पर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसी के साथ साथ स्टोर्स काउंट और स्टोर्स का विस्तार का वो क्या टारगेट देते हैं वो भी देखने लायक होगा। मार्जिन्स कितने आ रहे हैं? मार्जिन्स 9% से गिरकर 8% पर ना, तो थोड़ा मार्जिन्स पर कंसर्न रहेगा इनके लिए। सेठी साहब, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इस पर एक बार राय दे दें सर। अगेन ये स्टॉक भी जिस तरह के वैल्यूएशंस पे है तो रिजल्ट्स से बहुत अच्छी उम्मीदें होनी चाहिए। मतलब बाजार अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो स्टॉक तो डेफिनेटली ठीक करेगा, बट अगर थोड़ा भी डिसअपॉइंट करता है तो मुझे लगता है फिर इस स्टॉक में एक गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टॉक पे बुलिश हूँ, बट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है नतीजे आने के बाद इस पे कॉल लेना चाहिए वेदर टू गो लॉन्ग और शॉर्ट। ये है आपके लिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स। एक बार नतीजा आने दीजिए, फिर देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। आज थोड़ा दिन में सबड्यूड था, उसके बाद टुवर्ड्स द एंड एक मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। आइए सुदीप जी के पास चलते हैं, बिगुल उनके लिए BTS डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, स्टॉक का नाम है लेमन ट्री होटल्स। लेमन ट्री होटल्स का यदि हम चार्ट देखें तो हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है और पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है टूरिज्म सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस है और जो हिसाब से मोमेंटम में है ये सारे होटल स्टॉक्स और हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग के हिसाब से 133 के आसपास स्टॉक क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से सेटअप है पिछले कुछ हफ्तों का, तो एक अच्छे कंसोलिडेशन, हमने एक अच्छा कंसोलिडेशन देखा था नवंबर और दिसंबर में। उसके बाद जो ब्रेकआउट आया, मुझे लग रहा है यहाँ पे कंटिन्यूएशन हमें देखने मिल सकता है। तो 128 के स्टॉप लॉस से 145 के टारगेट के लिए लेमन ट्री खरीदने की मेरी सलाह रहेगी। लेमन ट्री, इस पर आप रखिए नज़र, एक्शन में आ सकता है, काउंटर खरीदारी करके चल सकते हैं। आज वैसे भी ट्रैवल टूरिज्म शेयर्स पर रिसेंटली बड़ा एक्शन बना हुआ है, आज फिर से आप इस स्पेस पर एक्शन आते हुए दिख रहे हैं और यहाँ से आपको मूव भी आती हुई दिख सकती है। लेमन ट्री 145 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। ONGC, इस पर भी रखिएगा नज़र, रिसेंटली बढ़िया मोमेंटम में ONGC आपको दिखा है, आज फिर से एक बड़ी तेज़ी इस काउंटर में आती हुई दिख रही है, 5.5% ऊपर। इनफैक्ट सुबह से काफ़ी बजिंग है। अनिल जी भी सुबह हाईलाइट कर रहे थे, कल भी इसकी बात हुई थी और ONGC आपको एक अच्छी मूव भी दिखा रहा है इस समय। एक अपडेट सुमित जी से भी लेना चाहूँगा। सुमित जी, ONGC बताएं अगले लेवल्स इसके लिए क्या बनते हैं? आज तो एक और शार्प मूव आई है सर। ब्रेकआउट है दीपांशु, स्टॉक के अंदर हर छोटी मोटी करेक्शन के बाद नए हाई देखने को मिल रहे हैं। लास्ट 3-4 दिनों में स्टॉक में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला था, लेकिन आज एक ही दिन में पिछले 4 दिनों के हाई स्टॉक ब्रेक कर रहा है, जो ये संकेत करता है कि स्टॉक के अंदर मजबूती बहुत ज्यादा है और यहाँ से 230 का लेवल तो जल्दी ब्रेक करेगा और आने वाले दिनों में 250 रुपए तक के लेवल ONGC में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 230 का टारगेट है, 230 का लेवल निकलने पे 250 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें और कोई भी छोटा मोटा डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें। ओके, तो ये है आपके लिए ONGC, जहां पर आपको मूव इंटरेस्टिंग आती हुई दिख सकती है। आइए, बैन से बेनिफिट, 13 स्टॉक्स हैं वायदा कारोबार के बैन में, क्या नए रिकॉर्ड्स लग सकते हैं? बैन लिस्ट बढ़ सकती है या फिर होगी कम? अपडेट लेते हैं आशीष के साथ। बताएं आशीष, इस बार लिस्ट को बढ़ाएंगे या छोटी हो सकती है? दीपांशु, लिस्ट बढ़ी रही है, छोटी बिल्कुल भी नहीं हो रही। इनफैक्ट लिस्ट बढ़कर अब हो जाएगी आपके पास 6 साल की ऊंचाई पर। सबसे ज़्यादा जब स्टॉक्स थे वो 2018 में थे, 15 स्टॉक। 16 जनवरी 2018 में 15 स्टॉक्स थे आपके पास बैन लिस्ट में और अभी आपके पास 13 स्टॉक है, 2 एंट्री करने वाले। पहला नाम है मेट्रोपोलिस, इसका जिक्र भी आपने किया, बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, 132% है मार्केट वाइड पोजीशन में। तो ना कि सिर्फ बैन में आएगा, कुछ दिन बैन में बना भी रहेगा। चंबल फर्टिलाइजर एक दिन अंदर एक दिन बाहर, पोजीशंस यहाँ पर अब बढ़कर हो गई हैं 104%। तो इसने भी निश्चित कर लिया 95% के आंकड़े को क्रॉस करके ये स्टॉक आपको बैन में देखने को मिलेगा। तो जो 13 स्टॉक है ये तो बैन में बने ही हैं,
है। सबसे लीस्ट इन 13 में से नाल्को की पोजीशन है 82.5%, 82.5% है, और सेल की भी तकरीबन 83% के आसपास है। यहाँ पर पोजीशंस कम नहीं हुई हैं, 6 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं, तो लग नहीं रहा कि इन 13 में से कोई स्टॉक बाहर आएगा, लेकिन एंट्री करने के लिए मेट्रोपोलिस और चंबल फर्टिलाइजर ये 2 स्टॉक तैयार हो गए हैं। तो मेट्रोपोलिस और चंबल की एंट्री हो रही है, माइल्ड पॉसिबिलिटी है, हालांकि ऑलमोस्ट इम्प्रॉबेबल ही है, बट माइल्ड पॉसिबिलिटी कि शायद नाल्को सेल निकल आए, बट 2 एंट्री ले रहे हैं, ये आपके लिए क्लियर हो गया। तो 15 स्टॉक्स हो सकते हैं मंडे को यहाँ पर रखेंगे नजर, ठीक है, हो रहे हैं तैयार। शुक्रिया आशीष ये अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। सेठी साहब एक और पिक दे रहे हैं बिग लोन के लिए। बताएं सेठी साहब। सेठी साहब आई थिंक ऑडियो म्यूट है सर। सॉरी नहीं दीपांशु, जो खरीदारी करने की सलाह एक F&O स्टॉक में, स्टॉक का नाम है चोला फाइनेंस, जो अभी जनवरी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 1246 1247 में। मुझे लगता है ये जितना NBFC जो सेक्टर है काफी अच्छा कर रहा है, और यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। इसके नतीजे आने वाले हैं 25 जनवरी को, और जिस तरह के अपडेट्स आए हैं NBFC सेक्टर से, मुझे लगता है नतीजे भी अच्छे रहेंगे, तो खरीदारी करने की 1275 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 1230 का होगा स्टॉप लॉस, और अच्छा एक्शन चोला इन्वेस्टमेंट आपको दिखा भी सकता है। फ्यूचर्स पे राय आ रही है, ये ध्यान रखिएगा, 1.5% ऊपर अभी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। सुदीप जी भी फुल फॉर्म में, आइए एक और बिगुल उनके लिए BTS डबल टी का। बताएं सर। दीपांशु, स्टॉक का नाम है क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस में हमने देखा है कि एक अच्छा अप ट्रेंड था अक्टूबर नवंबर महीने से, और ऑलमोस्ट हायर टॉप हायर बॉटम स्टॉक ये पैटर्न में ट्रेड कर रहा था। बट पिछले 3-4 हफ्तों से स्टॉक 1950 और 2020 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था, और इस वीक का जो क्लोजिंग अभी हम देख रहे हैं वो पिछले 4 वीक का जो हाईएस्ट लेवल है ये उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, और हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है ये स्टॉक के लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम बढ़िया बना हुआ है। कैपिटल गुड स्पेस में वैसे भी लार्सन में, सीमेंस में, ये सारे स्टॉक्स में हमने बहुत ही बढ़िया बाइंग देखा है। तो मुझे लग रहा है अगले वीक में भी ये स्टॉक के लिए मोमेंटम बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। तो क्यूमिंस इंडिया 2010 के स्टॉप लॉस के साथ 2120 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं अगले 3 से 5 सत्रों के लिए। ओके, 2120 तक के टारगेट के लिए कमेंट्स में करें खरीदारी। ये है सुदीप जी की राय। एक बिगुल सुमित जी के लिए भी, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। बाय का स्टॉक है दीपांशु, स्टॉक का भाव चल रहा है 294, 295, 294, 295। स्टॉक का नाम है अरविंद। अरविंद के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। ये सेक्टर और ये स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। अरविंद में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। अगले हफ्ते में अरविंद में ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 284 285 पे है। 284 के स्टॉप लॉस से अरविंद में खरीदारी करें। ऊपर में जो इसका पहला टारगेट देखने को मिल सकता है 305 रुपए का, दूसरा टारगेट 310 रुपए का। ये शॉर्ट टर्म के टारगेट है, पोजिशनल टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी करके चल रहा है अरविंद। 305 और 310 ये है आपके लिए 2 टारगेट, खरीदारी करनी है आपको अरविंद में। अच्छा एक्शन आएगा। ब्रॉडर मार्केट का भी अच्छी मूव रही है, और आज एक बार फिर से इंडेक्स का अच्छा एक्शन दिखाया। 21,900 के ऊपर पहली बार निफ्टी गया है, 21,900 के ऊपर पहली बार क्लोजिंग के लिए भी तैयार हो रहा है, और 72,650 के रिकॉर्ड क्लोजिंग के लिए आपको सेंसेक्स भी तैयार होते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने भी अच्छी मूव दिखाई है, हालांकि बैंक निफ्टी का रिकॉर्ड अभी थोड़ा दूर है, बट अच्छा एक्शन आज आईटी ऑल द वे। 3.5 साल की सबसे बड़ी तेजी आईटी स्टॉक्स, आईटी इंडेक्स में आपने बनती हुई देखिए। इन्फोसिस 8% ऊपर ये काउंटर है, 1615 के लेवल आए। आज ही के दिन 125 रुपए की मूव इस काउंटर पर आ गई है अर्निंग्स के बाद। नंबर से पहले एचसीएल टेक और विप्रो में भी अच्छा एक्शन है। टेक महिंद्रा मूव अच्छी कर रहा है, और साथ ही टीसीएस नंबर्स के बाद ये भी अच्छा एक्शन दिखाते हुए। तो अक्रॉस द बोर्ड आईटी की तरफ से तो बढ़िया लीडरशिप आई। इसके अलावा ओएनजीसी में अच्छा एक्शन था, एसबीआई में मूव आपने अच्छी देखी है, आईसीआईसीआई, आईटीसी यहाँ पर अच्छा एक्शन है। रिलायंस इंडस्ट्री जो अनिल जी ने कहा है कुछ दिनों से, अब यहाँ पर रखनी है नजर, आज ये भी तेजी में था। कोटक बैंक, सन फार्मा, टाइटन, अदानी एंटरप्राइजेस, हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को, यहाँ पर भी आपने बढ़िया मूव आती हुई देखी है। करीब 35 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हो रहे थे, 15 नेगेटिव थे, जिसमें सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर गिरावट है। थोड़ी कमजोरी बजाज फाइनेंस में देखी है। एक्सिस बैंक का आज पार्टिसिपेशन नहीं था। एचडीएफसी बैंक भी आपको सुस्ती के साथ ही क्लोज होते हुए दिखा है।
वायदा कारोबार की तरफ आइए, अगेन इट वाज आईटी ऑल द वे, ऑरेकल फाइनेंशियल, कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, ये सारे स्टॉक्स आपको अच्छी तेजी में दिखे। इन्फो एज में भी आपने बढ़िया एक्शन देखा है। इसके अलावा मूव पीएनबी में थी, कैन बैंक में भी थी, बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छे दिखे थे, पॉलीकैब में भी कल की 21% की गिरावट के बाद आज थोड़ा बाउंस बैक आया है, 2.5% ऊपर ये काउंट बाउंस बैक आया है, 2.5% ऊपर ये काउंटर भी आपको बंद होते दिखा है। बट बढ़िया एक्शन बाजार में रहा है, 21,900 के ऊपर पहली बार आपको क्लोजिंग दिखी है, 1.25% की मूव थी, आईटी के दम पर बाजार ऊपर गए, बट एफएमसीजी का भी सहारा था, बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स की तरफ से भी अच्छा सहारा आपको बनते हुए दिखा है। तो बधाई, एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स, 1 तारीख को रिकॉर्ड बना था, उसके बाद बाजार थोड़ा कंसोलिडेशन में गए थे, वापस आपको अब बाउंस बैक आते हुए दिख रहा है। 22,000 ज्यादा दूर नहीं है इन लेवल से। फाइनल क्लोजिंग फिगर आए उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आज शाम के लिए भी कुछ बढ़िया आयोजन हमने आपके लिए करा है, कुछ अच्छी प्रोग्रामिंग भी हमारी टीम आपके लिए लेकर आ रही है शाम के शो के लिए, वो भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बट अच्छा एक्शन आज पूरे दिन बाजार में आपको बनते हुए दिखा है। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स भी हमारे सामने हैं, 21,895 की आपके लिए निफ्टी पे क्लोजिंग आई है, 250 रुपए ऊपर, 21,900 के जस्ट ऊपर क्लोजिंग होने से बच गया, 350 अंक ऊपर आपको बैंक निफ्टी दिखा है, 47,700 के ऊपर, और 850 पॉइंट की बड़ी मूव आज आपको सेंसेक्स में भी दिखी है। अच्छा तगड़ा एक्शन यहां पर हुआ है, बट बड़ा एक्शन हो रहा है कमोडिटी बाजार में। उससे पहले हमारे सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज शो में हमारा साथ देने के लिए, सेठी साहब, साथ ही सुदीप जी, हिमांशु जी, सुमित जी, विश्वेश जी एंड ऑफ कोर्स राकेश जी, कुणाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीकेंड एंजॉय करिए, मंडे के दिन एक बार फिर से बाजार के एक्शन को बढ़ाएंगे आगे।